किस किस ने भूकंप यानी कि अर्थक्वेक फील किया जो रात लगभग 2 बजे के करीब आया? किस किस को ये भूकंप फील हुआ ज़रूर बताना। मुझे लगा कि मतलब भूकंप के बारे में जब मैंने सुना कि ऐसा कुछ है तो मैंने सर्च किया तो गूगल पे, तो यहाँ पर देखा, फिर यहाँ पर ट्विटर पर जाकर, तो ये लगभग 3-4 सेकंड हुई होगी अर्थक्वेक को कंप्लीट हुए हुए। लगभग 3,500-4,000 के करीब कमेंट थे ट्विटर के ऊपर, और वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। ये है आज के डेट में सोशल मीडिया का एडिक्शन लोगों के लिए। बेसिकली भूकंप को लेकर चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे किसी की डेथ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपडेट करना है। एक भागा आ रहा घर के अंदर से कह रहा है कि दोस्तों मुझे अभी भूकंप के झटके फील हुए हैं, क्या आप लोग हुए हैं? बच गया ना, अब शांति में बैठ जा। तो ये कंडीशन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आज के डेट में लोगों की हेल्प करने के बजाय लोग जो है वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि जो अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप नापा जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि कितना मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक यानी कि भूकंप था, जिसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जब भूकंप हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। भुज का अर्थक्वेक याद होगा देश के अंदर में, आप लोगों को किस ईयर में आया था? गुजरात के अंदर में। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जो भूकंप देखकर उठा होगा उसका तो जोश हाई होगा बिल्कुल कि भाई साहब जिंदगी पता ना पल दो पल की है। वो गाना याद आ गया, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। तो यही है यार रियलिटी में ज़िंदगी। बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी होती है, पता नहीं कौन जो है वो कब में निकल जाए। इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। जो भी ज़िंदगी आप लोगों के पास में है उसको अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट करो, तो ये ज़िंदगी में आप लोगों को मज़ा आने लगेगा जब आप लोग इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे और खुश रहने के आप लोग तरीके या साधन ढूंढने लगोगे। तो आप लोगों के पास भी एक तरीके से बहुत सारे रीज़न आप लोगों को मिल जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन होने के अगर ढूंढोगे तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। आसपास देख लेना क्या क्या चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन अपने आप फूट फूट कर आने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैसे अपने आप को डील करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठने की तादाद जो है वो लोगों की कम हो गई है जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर अब तो रजाई से निकलने का मन भी नहीं करता है। दोस्त ये जो रजाई है ना बहुत भारी पड़ जाएगी अगर रियलिटी में अपने आप को सीरियस तरीके से लेकर नहीं चलोगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस सुबह एग्जैक्ट 6 बजे इसीलिए आप लोगों के लिए लाया जाता है ताकि आप लोगों का रजाई से निकलने का मन करे, और आप लोगों को कम से कम इतना तो लगे कि सामने वाला बंदा जो है 6 बजे तक आप लोगों के लिए रात को भूकंप फील कर सुबह वीडियो लेकर आ रहा है। तो कम से कम आप लोगों को 6 बजे उठकर देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं यार, अगर लाइफ में चाहते हो अपने करियर को सही डायरेक्शन देना तो आलस आप लोगों को त्यागना पड़ेगा, वरना आलस जो है वो आप लोगों के सर पे चढ़ के नाचेगा और आप लोगों से सारे वो काम कराएगा जो आप लोगों को ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों से डिस्टेंस बना कर रखो। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग मैगजीन्स के, जो कि यहाँ पर काफ़ी डिटेल में कवर किए जाते हैं। आर्टिकल ही नहीं, इसमें आप लोगों को बहुत सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस रहेगी, इसी के साथ में आंसर राइटिंग क्वेश्चन, इसी के साथ में आप लोगों के लिए बहुत सारे वन लाइनर न्यूज़ रहेगी जो कि एक वनडे टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, इसी के साथ में एक सीसेट का क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूँ, इसीलिए इसका नाम बैलेंस डाइट रखा गया है। तो मॉर्निंग में टाइम पर उठकर सही तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। टकटकी लगाकर देखना यार, तभी उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाओगे जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। और होमवर्क जो होता है बेसिकली जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे शानदार तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। अच्छा लगेगा आप लोगों को भी जब ये चीज़ें इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे। बोला क्या गया यहाँ पर, बोला गया कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चलता है बना के रास्ता जो भीड़ से निकलता है। आप लोगों ने देखेगा कि जब भी आप लोग किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे ना, इर्द गिर्द नज़र डालना, आप लोगों को दुनिया भर के लोग आप जैसे ही देखने को मिलेंगे। वो भी सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सेम तैयारी कर रहे थे, सेम तरीके से आप लोगों के साथ में आकर बैठकर पेपर दे रहे हैं, पर उसमें से इक्का दुक्का आप लोगों के रूम में से कोई ना कोई सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग रूम में जहाँ पर भी जो भी लोग बैठे होंगे वहाँ से लोग निकल के चले गए। दौड़ सब रहे थे, एग्जाम में सब जाकर बैठे थे, पर लेकिन सिलेक्शन जो हुआ वो बहुत कम लोगों का हुआ, यानी कि लाखों ने फॉर्म भरा था और सिलेक्शन कोई ऐसा 100, 200, 300, 400, 500 या 1000 का हुआ। तो ये क्या होता है, ये होता है कि सब दौड़ रहे हैं उस रेस में, पर आप लोगों ने क्या डिफरेंट किया। वो डिफरेंट कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं करना होता है कि आप लोगों को बहुत बड़ा कोई पर्वत तोड़ना है, नहीं। जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना डे बाय डे में, बस उसी को आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करना होता है और रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बोला था ना, बॉडी बनानी स्टार्ट करनी है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा,
पर लेकिन अगर रेगुलर लगे रहोगे तो आप लोगों को बॉडी पर फर्क देखना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने तक तो ये भी नहीं पता चलेगा हाँ बॉडी में कुछ हो रहा है क्या, पर लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 4, 5, 6 महीने, आप लोगों को बॉडी की जो शेप नजर आएगी ना वो दिल खुश कर देगी। पर लेकिन कैसे होगा, वो तभी होगा जब रेगुलर आप लोग चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करो यार, अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपने लिए तो सीरियस हो जाओ, और चीज़ों के लिए नहीं हो रहे। जो इंसान अपने लिए सीरियस नहीं हो रहा है, मतलब सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, वो भी 6 बजे, मैं 4 बजे तो वीडियो लेकर आ नहीं रहा हूँ, 6 बजे उठने में दिक्कत हो रही है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब रिजल्ट आएगा। तो कोशिश करो इस चीज़ों को थोड़ा साइड में उठाकर रखो। और कौन कौन ऐसे इंसान हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है और उसी टाइम पर उठे हैं। अगर उस टाइम पर नहीं उठे हो, आप लोग उस टाइम से लेट उठे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइम लिखना कितने टाइम में आप लोग लेट उठे हो, और सॉरी जरूर लिखना। यू शुड फील सॉरी जब आप लोग कुछ डिसाइड करो और वो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को अपने लिए सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो। और उसको सॉरी फील जब आप लोग नहीं करते हो ना, आप लोग का वो आदत बन जाती है और बोलते हो क्या हो गया, 15 मिनट ही तो लेट है, अरे 10 मिनट ही तो लेट है। 15 और 10 मिनट ना कई बार डुबा देती है इंसान को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों का जो नेचर बनता जाता है ना, वो खतरनाक रूप ले लेता है जब आप लोग इनको रेगुलर वे में फॉलो नहीं करते हो। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने लिए कम से कम सीरियस रहो यार, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए, इनके लिए तो रहो। और फिर देखना अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना, आप लोग कितने खुश नजर आएंगे, वो आप लोगों के लगेंगे कि हाँ बच्चा जो है रेस्पॉन्सिबल हो गया और अच्छे से काम कर रहा है। आज का शेड्यूल क्या है, टू डू लिस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कल का कितना अचीव कर लिया है ये जरूर बताना, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हो। और कोशिश करो ये जो टाइम है, इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना सीखो, वरना ये टाइम तो निकलता रहेगा, डेली घड़ी चलती रहती है, पर लेकिन आप लोग अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो जिंदगी घिस जाएगी, निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने टाइम को देखना स्टार्ट करो कि कहाँ कहाँ पर टाइम व्यतीत कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार, सुबह उठते हैं, उठने के बाद में सबसे पहले व्हाट्सएप, सबसे पहले सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे, व्हाट्सएप ने ये तो अपना स्टेटस लगाएंगे या डीपी चेंज करेंगे या दूसरों के स्टेटस जाकर झांकेंगे। जिंदगी में ऐसा स्टेटस बनाओ कि लोग जो हैं आप लोगों को स्टेटस पर लगाएं, वो होता है रियलिटी में। क्या रहता है इससे, मतलब किसी ने स्टेटस लगा दिया, सामने वाले ने देखा कि नहीं देखा, स्टेटस चेक कर रहा है, एक बच्चा कह रहा है फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर जिंदगी में जीने में मजा नहीं आ रहा है। मतलब लोग तुम्हारा स्टेटस नहीं देख रहे हैं, मतलब तुम जिससे प्यार करते हो तुमको भाव नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है। अपनी जिंदगी जीने में मजा तब आएगा कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुमको लोगों के भाव की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, लोग अपने आप वेट करें कि ये इंसान जो है एक बार कॉल कर दे, भाई साहब इस इंसान से बस एक बार बात हो जाए, वही काफ़ी है। वो वाली चीज़ें आप लोग करनी पड़ेंगी, तब जाकर जिंदगी में सक्सेस पाओगे। और वो तब होगी जब इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठोगे। सुबह को उठ के कोशिश करो 5 से 6 घंटे इन सोशल मीडिया हैंडल को चेक ही नहीं करना है, अपना लेक्चर देखना है और साइड में बंद करके फ़ोन को रख देना है। ये चीज़ें करना स्टार्ट करो, वरना दिक्कत में आओगे। अभी नहीं तो आगे पता चलेगा, जब वही फिर रहेगा कि जब फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बताओ कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में बताता है। आप लोग इनके बारे में बताइए। आज का एक इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने है यहाँ पर, यह है लीगल सर्विस डे। लीगल सर्विस बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तरीके से कानूनी हेल्प प्रोवाइड करना, जैसे कि अगर आप लोग जस्टिस चाहते हैं तो आप लोगों को एक सपोर्ट मिल जाए कि हाँ ये भाई साहब वकील मिल गया, आप लोग की चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके का डे आप लोगों को देखने को मिलता है। 9 नवंबर को ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर इसका रीज़न है इसको सेलिब्रेट करने का। आप लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर देखे होंगे, पूरा एक लेक्चर मैंने पॉलिटी के अंदर इसका बना रखा है। तो कई सारे बच्चे जो हैं वो देखते हैं, आप लोग भी देख लिया करो, जिसको कोई डाउट आता है किसी टॉपिक में पॉलिटी का, सर्च कर लिया करो बाई वीर लिखकर, आप लोगों के सामने वो टॉपिक आ जाएगा। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये 1987 यानी कि 1987 में बनाया गया, और फिर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया 9 नवंबर 1995 में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लीगल जो प्रोफेशनल होते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है लीगल असिस्टेंस अफोर्डेबल बनाने में, ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके। सोचो कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं और मेरे साथ में किसी ने गलत कर दिया, और मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है कि मैं अपना केस भी लड़ सकूं। मैं क्या करूंगा, मैं हार कर एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ उसने जो किया उसका मतलब वो जीत गया, क्योंकि वो एक बड़े परिवार का इंसान था। तो ये लीगल सर्विस जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है कि पैसे के चलते लोगों को बेसिकली न्याय लेने में दिक्कत न हो। ये वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अफोर्डेबल यहाँ पर असिस्टेंस मिलना चाहिए लोगों को। वकील आज के डेट में कोई लेने लगे तो इतने महंगे महंगे वकील हैं कि लोगों की ज़मीनें बिक जाएं वकीलों की फीस देते देते। पर लेकिन जिन लोगों के पास में ज़मीन क्या 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके साथ में किसी ने गलत कर दिया, फिर उसका क्या होगा। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली है, इसी के लिए ये डे आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिले। तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस देना। ये इस तरीका, इसको पॉलिटिकल लेक्चर है पूरा, उसको जाकर आप लोग देख लेना,
और आप लोगों को याद होगा एक पर्टिकुलर केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, बताइए किससे रिलेटेड है वो केस, देखता हूँ कौन बताता है, किसको याद है यहाँ पर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, एग्जाम में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात, जो भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ पहले सुन लिया करो तसल्ली में, क्योंकि सारे के सारे नोट्स जो हैं आप लोगों को बाकायदा टेलीग्राम पर ये मिल जाते हैं, इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स आप लोगों के सामने टेलीग्राम पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती हैं, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये नोट्स रहते हैं इनसे आप लोग कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको खुद के नोट्स बनाने चाहिए क्या। यार देखो वो तो आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग किस फॉर्म में अगर बनाना चाहते हो, पर मैं ये बोलूंगा कि अगर इनको भी आप लोग गो थ्रू हो जाओगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी लगता है कि खुद के नोट्स बनाने हैं, तो कईयों को ऐसा ना अपने ही नोट्स से पढ़ने में मजा आता है, तो आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप लोग भी इनको चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस देकर आगे बढ़ते रहिए, ओके। और वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करो, जैसे भी आप लोगों को लगती है अच्छी या बुरी बता दिया करो, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में। तो एक एक आर्टिकल डिटेल में अच्छे से डिस्कस करना है, और कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछ भी लिया करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्टिकल कवर किया गया पीआईबी के अंदर, इसी के साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया था, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं सबने कवर किया। आखिर क्या है इसकी इंपॉर्टेंस वो आप लोगों को समझ में आएगी जैसे इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में। आप लोग ये सोचिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पर आप लोगों ने अपने घर पर नल का लगा रखा है, नल जिससे पानी निकालते हैं, और उससे पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा। सोचो किसी एरिया में पानी आना बंद हो जाए तो वहां पर त्राहिमाम हो जाएगा कि अब कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए लोगों ने समरसेबल लगाना स्टार्ट करी है, उसमें पानी के लेवल जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है और दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर आप लोग जो हैं खासकर बात करें, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें तो खासकर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों से इंटरव्यू में कि आप लोग ये बताओ आप लोगों के एरिया में वाटर टेबल क्या है, ठीक है। तो अपने एरिया के बारे में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए आप लोगों को पता है या नहीं पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है कि आपके एरिया में वाटर टेबल क्या है, ठीक है। अगर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो उसको जाकर चेक कर एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को ये हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर टेबल एक ऐसी चीज होती है जहां से आप लोगों के एरिया में पानी के लेवल का पता चलता है, और उसी के बेस पर यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या सोल्यूशन निकालने हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो ग्राउंड वाटर जो है काफी ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं, और उसी के बारे में क्या क्या क्यों कोज हैं, क्या क्या इफेक्ट है, और क्या क्या उनके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो टॉपिक है यहाँ पर, ये जीएस पेपर 1 और 2, यानी कि एक तो आप लोगों का जो रिसोर्सेज होते हैं खासकर ज्योग्राफी वाला पोर्शन, और इसके ऊपर क्या क्या पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंट्री के अंदर में, कई सारी, जैसे कि अभी अगर बात करें कई सारे एरिया में फ्रेश वाटर की कई सारी कमी आती है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रीजन क्या है इन चीजों के लिए अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग ऐसा नहीं, देखिए आप लोग क्या करते हो, इसे पढ़ते हो ना, तो पढ़ते टाइम आप लोग ऐसा लगता है यार किताब की बातें कुछ पूछ लिए यार, किताबों में पता नहीं कहां पर क्या क्या लिख रहा होगा, कुछ याद नहीं आ रहा यार, कुछ भी पता नहीं आ रही, तो पता नहीं कौन सी किताब में से क्या पूछ लिया। आप लोग नॉर्मल तरीके से सोचो ना, आप लोग एक एरिया में हो, ठीक है, जहां पर आप लोग रहते हैं, और वहां पर पानी का वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया। अब उसके पीछे आप लोग आस पास में लोगों को बात करते हुए सुनते होंगे कि यार पानी का लेवल नीचे चला गया। अरे हाँ यार सुना तो है यार, क्या क्या हो रहा है यार, ये पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है यार। एक तो ना इस एरिया में ना बहुत सारे लोग बाहर से आगे रहने लगे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ज्यादा पानी निकालने लगे लोग नीचे से, इसलिए पानी का लेवल नीचे जा रहा है। और यार उधर देखो खेती में, वो ना फलाने का इंसान है, खेतों में पानी चलता ही चलता रहता है, मतलब एक तरीके से पानी बर्बाद होता रहता है। घरों में क्या करते हैं आजकल ना, साफ भी नहीं करते हैं उसको, मतलब नहीं पहले गंदगी होती थी उसको झाड़ू से या फिर रड़के से साफ करते थे, अब ना उसको ना पानी से बहा देते हैं नालियों में, ठीक है। और इस एरिया में यार इंडस्ट्री कई सारी आ गई हैं, और इंडस्ट्री की वजह से भी यार दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। और ना आज की डेट में यार सोसाइटी बन गई है यहाँ पे बहुत बड़ी, उसमें ना दुनिया भर के फ्लैट हैं यार, इतना पानी तो उन्हीं को चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग किताब में पढ़ोगे तो ही आप लोग इनको लिखोगे, ये ऐसे रीजन है जो कि आसपास में आप लोग कई बार न्यूज में लोग डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में बातें इनकी देखने को मिल जाएगी, आप लोग आसपास किसी से सुनते हुए मिल जाओगे। तो इनको ऐसा नहीं बर्डन बनाना है, ये ऐसे पॉइंट है कि हाँ क्या क्या कोज है, जरा सी देर में आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा ये कोज है, और 4-5 कोज तैयार हो गए, आप लोग आसानी से किसी को बता भी सकते हैं, किसी के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए चीजों को बर्डन बना के नहीं चलना है, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं ये सारी, इनके बारे में आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। तो पढ़ने का तरीका चेंज करो अपना, यानी कि किताब में लिखे रटने हैं उसी को देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी वहां पर, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट रट लेना, ये राइट टू फ्रीडम हो गया, यहाँ पर प्रेस के बारे में बस ऐसे बात की जा रही है, एग्जाम में आता है ऐसे लिख देना, नहीं भाई,
यार वो चीजें आप लोगों के एग्जाम के लिए बाद में है, उससे पहले आप लोगों की जिंदगी के लिए है, क्योंकि आप लोग इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश के नागरिक हैं तो आप लोगों को हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। सोचो एक बार को 200 साल तक अंग्रेज हमारे सर पर नाचे, उनको हमारे फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल करके उनको भगाया, मार पीट कर उनको लतियाकर, जो नहीं कहते लतियाकर, जुतियाकर, जूते मारकर, लाते मारकर उनको भगाया यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग को ये हमारी आज़ादी मिली है। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया, तो तब जाकर हमको उन्होंने अधिकार दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर वो अधिकार नहीं मिल रहे थे। और आप लोग बैठ जाते हो, अच्छा यार पॉलिटी पढ़ लेते हैं, अधिकार है उसमें, यार ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अरे वो क्वेश्चन बाद में बनेगा भाई, पहले वो तुम्हारे रियलिटी में अधिकार है, उनको सोचो और समझो। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी है, तो पढ़ने के तरीके में चेंज करो, आप लोग तब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना ये सारी चीजें हवाबाजी में रह जाती हैं। फिर ये स्लाइड जो है यार बड़ी ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, और जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ ना स्टार लगा लेना, लगा लिया करो, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग आते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज्यादा पानी जो है निकाल कर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, जो नीचे जा रही है टेबल, वाटर टेबल, तो कहाँ से सबसे ज्यादा पानी निकाला जाता है, किस पर्टिकुलर एरिया में। तो याद रखिएगा हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश माना जाता है, और आज की डेट में भी 50% से ज्यादा जो लोग हैं ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहां पर जो सिंचाई की जाती है खेतों में, तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो वहां पर जाता है। अगर बात करें CGWB के हिसाब से, आप लोग बोलोगे यार ये कौन है CGWB, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपिल शर्मा शो में नहीं आता था, वो क्या नाम था, अरे वो नहीं था, वो गुत्थी था, गुत्थी, वो हर चीज की शॉर्ट फॉर्म लाया करता था, ठीक है, फिर उसकी फुल फॉर्म बताया करता था। तो ऐसे ये CGWB है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है कि एक पानी के बारे में बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आएगा। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि रिसेंटली अभी 230 बिलियन मीटर क्यूबिक ग्राउंड वाटर जो है वो ईच ईयर, यानी कि हर साल इरिगेशन के लिए या फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन की वजह से हमारी कंट्री में ग्राउंड के नीचे से निकाला जाता है, यानी कि इतना पानी हम लोग निकाल के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो डिप्लीशन जो रेंज है यहाँ पर पानी की आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 122 से लेकर 190 बिलियन क्यूबिक आप लोगों को ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, इसके बीच में निकल कर आता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा पानी जाता है खेती बाड़ी में, खेतों में सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारी कंट्री में जो है खेतों में गन्ने, गेहूं, चावल, वो सारी चीजें उगाई जाती हैं। और खासकर ये अभी उस रीजन में ज्यादा इंपैक्टेड देखने को मिलेगा जिस रीजन में चावल यानी कि धान की खेती लगाई जाती है, ठीक है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर पहुंच गया? ये इरिगेशन ही पहुंच गया। दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला जाता है, लगभग 9% आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक यूज का मतलब हो गया हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने, कपड़े, इसी के साथ में जो वॉशरूम में अपना जो भी नहीं शौचालय में, वो सारी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निकाला जाता है, यानी कि 9%। इंडस्ट्रियल जो ग्राउंड वाटर को यूज करती हैं वो लगभग 2% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से अगर पूछा जाए तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर हो जाता है और कई बार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 50% जो अर्बन वाटर की रिक्वायरमेंट है और 85% जो रूरल वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन यहां पर 50% क्यों बोला अर्बन वाले एरिया में? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो शहरों में, खासकर अगर सिटीज के बारे में बात करें, जैसे अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो यमुना रिवर काफी बड़ा रोल प्ले करती है। बड़े बड़े पाइपलाइन होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, वहां पर वो पानी की जाती हैं, तो वो अलग अलग रीजन से वहां पर पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे ही बेंगलुरु में आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर लड़ाई होती है एक पर्टिकुलर रिवर को लेकर, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर में जब मैंने आप लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वहां पर पढ़ाया था, क्योंकि था कावेरी रिवर वाटर का ट्रिब्यूनल का और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें कर्नाटका को जो है थोड़ा ज्यादा पानी देने की बात की गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर कर्नाटका के अंदर में जो बेंगलुरु है वो काफी एक इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, तो वहां पर पानी पहुंचना चाहिए, तो बाहर से पानी जाता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो ज्यादातर रूरल गांव वाले एरिया में देखने को मिलेगा, हर घर में नल का है, हर घर में समरसेबिल लगा है, पर सिटीज में आप लोगों को समरसेबिल नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो ये आप लोग खुद भी एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ बैठे कि अच्छा ये बताओ कि सिटीज में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है या फिर गांव वाले एरिया में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कोई आप लोगों को आकर बताए कि अच्छा यार ये तो छोटी छोटी सी बातें, आप लोग खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार कहां पर निकाला जाता होगा, ठीक है।
तो जितना पानी अभी हम लोग जमीन के नीचे से निकाल चुके हैं, अब वो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि देखिए वाटर तो निकल तो जाता है जमीन के अंदर से। एक टाइम हुआ करता था पुराने टाइम पे, आप लोग जहां भी जाओगे कच्ची जमीन देखने को मिलती थी, यानी कि खासकर गांव में अगर जाते हो, मुझे अब भी याद है, अब तो खेतों के पास में थोड़ी पक्का एक खड़ंजा बन गया, पहले वहां पर कच्चा रहा करता था बिल्कुल। और जैसे ही बारिश आती थी तो भाई साहब जैसे छोटा और बुग्गी लेकर जाया करते थे ना वहां पर, तो मतलब वो नहीं एक तरीके से हिचकोले ले लेकर चला करता था वो। दोनों साइड एक तो रास्ते पे ऐसी लाइन बन जाती है कि इन्हीं में से बुग्गी जानी है और जगह नहीं रहती है कहीं। और जहां से झोटा चला करता था वहां तो इतना कीचड़ हो जाता था जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने फील किया होगा अगर गांव से आते हैं, थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर से बात जा सकती है जो कि सिटीज में रहते हैं, पर गांव वाला बच्चा इसको तुरंत पकड़ जाएगा। तो यहाँ से पूरी लाइन बन जाती है, ऐसे बुग्गी इसी में से चलेगी और जहां से झोटा चलता है वहां पर पूरा कीचड़ रहता था। यानी कहने का मतलब ये है मेरे यहाँ पर समझाने का कि रियलिटी में ऐसा होता है कि जहां जहां पर जगह जगह आप लोग कच्चा देखने को मिलता था, बारिश बरसती थी तो पानी जो था वो जमीन के अंदर जाता था और वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाती थी। आज की डेट में आप लोगों को हर जगह खड़ंजा देखने को मिलेगा। घरों के अंदर में पहले गोबर से लीपा जाता था, आज के डेट में सब जगह आप लोगों को सीमेंटेड घर के अंदर चीजें नजर आएंगी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग रोड जाओगे, जगह जगह रोड सड़कें बन चुकी हैं पक्का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पानी था जो ग्राउंड के नीचे जाता था, वाटर टेबल को रिचार्ज किया करता था, वो वाटर टेबल अब रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो यानी कि पानी जो है वो क्या होता है, फिर आप लोग बोलोगे यार ये फिर पानी जा कहाँ रहा है, ये मतलब जब ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये सारा पानी फिर जो है बह बहकर वो कहाँ जाता है, ये सारा बह बहकर फिर चला जाता है समुद्र ओशन के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाती है। और इसी के साथ में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी हो रही है, मैक्सिमम पानी जो है वो क्या होता है, वो आप लोगों ने देखा कि भाप बनकर उड़ भी जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है। अभी फिलहाल 54%, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 50% देश का भाग ऐसा है जो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में जी रहा है, यानी कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है भाई साहब। इसीलिए बोलता हूं पानी को बर्बाद करने से पहले सोच लिया करो। बहुत सारे लोग आज के डेट में बुरी कंडीशन में है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मुझे राज्य का नाम नहीं आ रहा है, वहां पर तो इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग 2-2 शादी करते हैं, मतलब किसके लिए, पानी के लिए। जी हाँ, एक वाइफ इसलिए रहती है कि वो बाहर से जाएगी पानी लेने के लिए और बाहर से पानी लेकर आएगी, क्योंकि पानी इतनी दूर से लाना पड़ता है कि अगर दूसरी वाइफ पानी लेने जाएगी तो घर पे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो एक तो पानी के लिए वाइफ बनाई जा रही है। ऐसे भी एरिया हैं जो मैं पहली बार पढ़ा था ना, मैं सुनकर सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर ये वाटर वाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आप लोग चेक करना है इसको, क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था कि क्या वाटर वाइफ जो है, यानी कि जो पानी के लिए शादी की जाती है, क्या उन औरतों को हमारी कंट्री में अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा अधिकार है। तो ये बोला गया था कि वाटर वाइफ्स हैव नो लीगल राइट ओवर द मैन दे मैरी, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि उनको रखा ही उसी ले गया है कि वो पानी लेकर आएंगी। बोला जा रहा है कि दे डू नॉट स्लीप विद द मैन, ठीक है। एक तरीके से हाउस होल्ड के काम में भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं, ठीक है। वो बच्चे भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। उनका काम ही है कि उनको पानी लाने के लिए रखा गया है बस, ठीक है। इवन कई बार तो ऐसा रहता है कि एक तरीके से उनके लिए रहने के लिए भी अलग जगह बना दी जाती है, सोसाइटी में उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हाँ, एक औरत रख ली है बस घर पे काम करने के लिए, तो वो कंडीशन है। तो महाराष्ट्र में खासकर जहां ड्रोथ वाला रीजन है, लंबी जगह से पानी लेकर आना पड़ता है, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये काफी क्रिटिकल टॉपिक है देश के अंदर। आप लोग समझ सकते हो कि पानी के लिए शादी की जा रही है ताकि पानी को भरकर लाया जा सके। ये सिचुएशन आप लोग समझिए, ठीक है। तो इससे आप लोग उस कंडीशन की ग्रेविटी लगा पाओगे। फॉल इन द वाटर लेवल, ये तमिलनाडु में 76%, पंजाब में 72, केरला में 71, कर्नाटका, मेघालय, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और यहां पर देखने को मिलेगा। राइज इन द वाटर टेबल, जहां ऐसा है जहां पर पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, तो दादरा नगर हवेली हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों के पास में रखने हैं, आप लोगों को इनके ऊपर थोड़ा सा आइडिया इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। और वाटर वाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है आप लोगों से। ये एक और मैप है जहां पर पूरी कंट्री के अंदर में ग्राउंड वाटर सिचुएशन कहां पर क्या क्या है, कहां पर सेफ है, कहां पर सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लोटेड और जहां पर पानी जो है वो काफी रेतला आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक और स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कम से कम आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर वाटर क्राइसिस के बारे में आप लोग कुछ लिखने को मिले यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि 70% जो इंडियन जो एक तरीके से है 70% ऑफ इंडियन वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है,
यानी किसी न किसी तरीके से वो पोल्यूटेड हो चुका है। यानी कि जैसे कि आप लोग बात करें आज के डेट में, रिवर के पानी अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम कॉन्टेमिनेटेड हो चुके हैं, उसके अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री का वेस्ट आकर गिरते हैं। आप लोगों को देखा ना कि दिल्ली की जो यमुना रिवर है उसमें इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ा हुआ है, झाग आ जाते हैं उसके ऊपर में, इतना इंडस्ट्री का वेस्ट उसके अंदर में आता है। ये सिचुएशन है, ठीक है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी आप लोगों ने देखा, एक रिवर का पानी पीकर बीमार पड़ गए थे। बताइए रिवर का नाम क्या है? उस रिवर के मॉडल को लेकर गंगा रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन उसमें भी अप टू द मार्क अभी सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। हालांकि काफ़ी इंप्रूवमेंट है, एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 75% जो हाउस होल्ड है उनके पास में ड्रिंकिंग वाटर उनके प्रीमाइस में है ही नहीं है, यानी कि दूर से उनको पानी लेकर आना पड़ता है। अपने खुद के घर में उनके पास में नल का नहीं है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। 84% जो गांव वाले एरिया में है उनके पास में पाइप वाटर नहीं है। जो अभी यहाँ पर सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना, तो ये बातें हैं। ये जो डेटा है ये लगभग आप लोगों को 2018 का देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, पर लेकिन आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि सिचुएशन क्या है देश के अंदर में, वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि पानी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिस पानी को हम लोग छोड़कर ऐसे ही निकल लेते हैं, बेकार जा रहा है तो जाने देते हैं, वो हम लोगों को यहाँ से समझ में आएगा कि वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि पानी इतना बेकार क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इतनी सारी चीज पानी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सोचो पानी के अंदर लेड भी पाया जा रहा है, ठीक है। पानी के अंदर आर्सेनिक, आयरन वगैरह, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सारी चीजें पानी के अंदर पाई जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एरिया में लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, कई जगह लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आती है, कई जगह लोगों को कैंसर हो रहे हैं, कई जगह लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को मतलब बचपन में ही चश्मे लग जा रहे हैं। तो यार ये खाना पीना, ये सारी चीजें जो हैं वो दिक्कत में है। और आज की डेट में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये डेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद डेटा एक रिसर्च और एनालिसिस करके आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए आज के डेट में हर एक घर में कोई ना कोई आरओ का पानी यूज कर रहा है, कोई इस तरीके से, ठीक है। और जब आरओ वगैरह यूज करते हैं ये सारी चीजें, तो ये पानी के अंदर के जो मेन मिनरल्स है ना, जो शरीर के अंदर जाने चाहिए, वो उनको भी खत्म कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक साइड में कुआं है, दूसरी साइड में खाई है, पियो तो मारे जाए और ना पियो तो मारे जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 40% इंडियन वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है अनसस्टेनेबल वे में। अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले सस्टेनेबल समझिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि 5 पेड़ काटे और 5 ही पेड़ लगा दिए, तो ये सस्टेनेबल है, इतने ही काटे उतने लगा दिए। वो अलग बात है कि 5 में से कितने जिंदा रहेंगे, पर लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए उसी तरीके से ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो 40% पानी तो जो आता है वो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो ये देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की हालत जो है इतनी खस्ता है कि 122 कंट्री में अगर रैंक मानेंगे ना कि क्वालिटी क्या है हमारी कंट्री में एक तरीके से वाटर की, तो उसमें हमारी रैंक 120 है, यानी कि नीचे से टॉप करते करते हम लोग रह गए। तो पानी की ये सिचुएशन हमारे देश में, इतना पोल्यूटेड पानी पिया जा रहा है। मुझे याद आ जाता है हमेशा जब भी पानी के बारे में बात करता हूँ, जब मैं दिल्ली में रह रहा था उस टाइम पर जो हमारे मकान मालिक थे, तो यहाँ पर मैंने पूछा अंकल जी पानी कहाँ से आता है? अरे बेटा यहाँ तो यमुना का पानी आता है, बिल्कुल यमुना जी का पानी आता है, बिल्कुल साफ। मैंने कहा यमुना जी का पानी और वो भी बिल्कुल साफ? मैंने कहा अंकल जी न्यूज़ नहीं सुनते हो क्या? तो ये वाली बातें हैं, मतलब उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी आधी बार जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि अब बात करो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टंकी में क्लोरीन व्लोरीन डाल के उसको क्लियर करते होंगे, किसी दिन भूल गया बंदा, ठीक है, किसी दिन शादी में चला गया, चलो आज ऐसे ही चला देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बहुत ही बुरी हालत है। ये तो मैं कैपिटल की बात बता रहा हूँ, और एरिया की आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हाफ जो रूरल पॉपुलेशन है उनको बात करें तो वोटर के बारे में, तो ओनली हाफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एक्सेस है सेफ मैनेज वोटर की। खासकर गांव में ये फिर भी थोड़ा सही है क्योंकि जमीन में से पानी निकाला जा रहा है, वहां पर आसपास में कोई अगर इंडस्ट्री भी नहीं है तो वहां पर फिर भी जिंदगी थोड़ी सही चल रही है, ठीक है। ओनली 1/3 ऑफ अगर इंडिया के अंदर में देखे जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि जो पानी बरस गया वो निकल गया, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट होना जरूरी है सोल्यूशन के तौर पर। तो ये कुछ ऐसी रीजन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता रहेगा आप लोग एग्जाम में तो इनके बारे में लिख ही पाओगे, इनका आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का। इसी के साथ में आप लोगों के आसपास में क्या दिक्कतें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ये जो स्लाइड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर से बोलूंगा, इसके ऊपर 2-4 स्टार चिपका लेना। स्टार के साथ में आप लोग सूरज और चांद भी चिपका लेना, ठीक है। क्यों? रीजन यहाँ पर कोज बताए गए इसके कि क्या क्या कोज हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि हमारे देश में आया, जिसकी वजह से जहां जहां पर भी चावल की खेती बढ़ी वहां पर पानी जो है जमीन के अंदर से दबा कर निकाला गया। इसी के चलते पंजाब में इसके ऊपर काफी आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में जहां पर पानी का लेवल काफी कम है वहां पर जो चावल की खेती दबाकर की जाती है ओनली किसके लिए? एमएसपी के लिए, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। तो इसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इन सब चीजों में।
इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, इसी के साथ में रेगुलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, और इसी के साथ में फेडरल इशू, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जब मुद्दा चलता है तो यहाँ पर ये सारा मुद्दा फिर यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसा इशू है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, यानी कि जब आप लोग देखोगे तो सेंटर स्टेट के बीच में रस्साकसी देखने को मिलेगी पानी को लेकर। इसीलिए कई सारे राज्य के बीच में लड़ाई आप लोगों को नजर आती है। देखा नहीं, कई सारे राज्य जो हैं जो जो खासकर अलग हो गए हैं, वो रिवर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, दबाकर उनकी लड़ाई हो रही है, तो वो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट को लगा कि यार कुछ तो सुधारना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गई, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्विफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी हो गया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, पर लेकिन यहां पर मैंने बताया अभी ये कैसा एक फेडरल इशू है, फेडरल यानी कि संघ का इशू है, यानी कि सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबने अपने अलग अलग प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके नाम आप लोग देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये अभियान है किसका, राजस्थान का, ठीक है। जल युक्त सीबर, ये आप लोगों को महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। सुजलम सुबलम अभियान गुजरात का आ गया। मिशन काकतिया तेलंगाना का। नीरू चीटू ये आंध्र प्रदेश का हो गया। जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होना, जल जीवन हरियाली बिहार का है और जल ही जीवन ये हरियाणा का है, ठीक है। कुदी मरामथा ये आप लोगों को तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और ये मैच करने के लिए रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे गए। ऐसे इशू अक्सर आप लोगों से बन जाते हैं और आंसर राइटिंग में भी जब आप लोगों को लिखनी होती है ना ये चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। ये तो अवेयरनेस के भी प्रोग्राम है, अगर आप लोग आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसके चलते आप लोगों को प्रॉपर पानी पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि इसने ये सारी बातें बताई हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है एक हाईएस्ट बॉडी है हमारे देश में, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक साइंटिफिक सर्वे कराना, कहां कहां पर पानी की क्या क्या कंडीशन है, कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे डेवलपमेंट कैसे मैनेज किया जाए, अगर बुरी कंडीशन है तो कैसे सुधारना है, डोमेस्टिक कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो क्या उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी बातें ये चेक करता है। 1954 में बनाया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मैंडेट ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना, लोगों को अवेयर कराना, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करते रहना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैसे होना है कंट्री में, ये इसका विजन है, यानी कि हर घर जल लोगों को मिल जाए, उनकी जिंदगी जो है वो सही से चलती रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जो लोग हम लोग चुनकर भेजते हैं कि हाँ यार ये काम करेंगे, उनको काम क्या देते हैं हम लोग, हमारे लिए सड़कें बना दें, हमको पानी दे दें, हमको एम्प्लॉयमेंट दे दें, ये तो बेसिक चीजें होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी, मकान, ये सारी चीजें तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं। आप लोग ऐसा तो नहीं कि ये मानते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है हम लोग को एक तरीके से हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे। कोई मांगता है ऐसी चीजें कि गवर्नमेंट हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे? कोई नहीं आप लोग को ये बोलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से बेसिक चीजें मांगी जाती है, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, एक तरीके से खाना पीना मिल जाए, सस्ता सामान मिल जाए। तो ये एक डे बाय डे की जो जिंदगी होती है वो जीने का काम होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट चुनकर आती है। और जो ये काम प्रोवाइड नहीं करा पाती है, फिर उस जो गवर्नमेंट के वांदे लग जाते हैं, जैसे अभी कई कंट्री में लग गए पोल्यूशन की वजह से, जो लड़ाई की वजह से, यहाँ पर अभी ये जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसकी वजह से, या फिर कोविड-19 की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसकी वजह से खस्ता हालत हो गई है, ठीक है। एक ऐसी स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब हम लोग ने इतना पानी के बारे में जिक्र कर ही लिया है तो पानी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, कहां कहां पर कितना पानी है। जैसे कि अगर बात करें वेयर इज द अर्थ वाटर, यानी कि अर्थ का पानी कहां पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। फ्रेश वाटर ओनली 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो नमक खारा पानी है 0.9। ओशन के अंदर 96% वाटर है, यानी कि पृथ्वी का जो टोटल पानी है जो आप लोग देखते हो वो सारा का सारा पानी जो है वो आप लोगों को ओशन में नजर आएगा। ओशन यानी कि समुद्र, ये आसपास जो ब्लू रीजन देखना है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, आज ब्लू है पानी पानी, तो ये सारा ब्लू पानी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ओशन के अंदर मैक्सिमम पानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जमीन जो है वो गिना चुना एरिया है, बाकी सारा आप लोगों को ओशन के अंदर पानी यहाँ पर नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 76% पानी जो है वो ओशन में है और वो सारा का सारा कैसा है वो यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली जो आप लोगों को ये पीने वाला पानी दिखता है ना, फ्रेश वाटर दिखता है, वो 2.5% है ओनली, जिसमें से अगर बात करें जो ग्लेशियर है जो पिघल पिघल कर ओशन में जा रहे हैं और कंडीशन खराब हो रही है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लेशियर और आइस कैप जो है वो लगभग 70% बोल सकते हैं, वैसे 68% है, ठीक है।
ग्राउंड वाटर जो आप लोग निकालते हैं पानी वो 30% है, ठीक है। और इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है जिसको दिखता है ना, बड़ी बड़ी लेक हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो काफी कम आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। एटमोस्फेयर में आप लोगों को 3% पानी देखने को मिलेगा। लिविंग थिंग्स पेड़ पौधों के अंदर, रिवर के अंदर आप लोग देखते हैं स्वैम्प, मार्सेस, लैंड जो है, सॉइल मॉइस्चर जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। तो इंडिया जो है 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में, और ओनली 4% हमारे पास में पानी है। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो घटती जा रही है, और 2050 तक जो यहाँ पर 1947 में पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पर 6042 आप लोगों को देखने को मिलती थी, ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ये 2001 में कितनी हो गई, 1816 हो गई, 2011 में और कम, 25 में 13, और 50 में यहां पर ये 1000 के करीब रह जाएगी। यानी कि पानी के लिए त्राहिमाम होना लाजमी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीजें मैंने बताया, इंडस्ट्री कितना पोल्यूट कर रही है, इसीलिए यहां पर इन चीजों के ऊपर फोकस देना जरूरी है, और अलग अलग राज्य को इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना कंडीशन जो है पानी के ऊपर लड़ाई होना लाजमी है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर कल को चलकर कोई ये बोल देना कि लोग जो है पानी के लिए कट कट कर मर गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अभी भी हो रहा है। कई सारे राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी ऐसा कि पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। तो पानी, आप लोगों ने सुना कि एक तरीके से धरती के 76% जो वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 75% भाग पर पानी है, और ओशियन भरा पड़ा है पानी से, और फिर भी हम लोग लड़ाई करेंगे पानी के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आप लोगों को पहले बोलता कि क्या पानी बेचा जा सकता है, तो आप लोग बोलते हर जगह पानी है, कौन पानी खरीदेगा, ठीक है। और वही पानी की बोतल आज के डेट में आप लोग खरीदते हो दूध से भी महंगी। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इस चीज की ग्रेविटी को। एक क्वेश्चन अब यहां पर देख लेते हैं। पहले तो एक बार को मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो गया इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां पर बात की ग्राउंड वाटर कहां कहां पर कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कितनी जनता प्रॉब्लम है, वाटर वाइफ के बारे में मैंने आप लोगों से यहां पर बात की, जिसके बारे में याद रखिएगा। ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को अलग अलग एरिया में दिखाई, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सारी की सारी पीपीटी जो है ना, आप लोगों को ये टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फ्यूचर में इनका रिवीजन भी कर सको। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और ये कई सारे ऐसे हैं, जैसे कि ये एक अलग टॉपिक है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। ये ज्योग्राफी के अंदर पूरा एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो करंट और स्टैटिक हो गया, यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के साथ में। अब क्वेश्चन हो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 2014 में यूपीएससी ने साथ प्रस्तुत होकर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर अलग अलग चीजें दे डाली। पहला बोला गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा बोला गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीसरा बोला गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ये अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन में कितनी डाइवर्सिटी हो गई। यहाँ पर एक में एनिमल के बारे में पूछ लिया, टाइगर कंजर्वेशन, और दूसरे में गंगा रिजुवनेशन। तो ऐसे यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलती है। तो तैयारी जब आप लोग करोगे, उसको कहते हैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि 360 डिग्री एंगल में आप लोगों को घूमना पड़ेगा, यानी कि 360 डिग्री में आप लोगों को चीजें घुमानी पड़ेगी अपनी तैयारी करने के लिए। और वो तब होगा जब प्रॉपर आप लोग स्टडी करोगे किसी टॉपिक की, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता है। ये आता है एक पर्टिकुलर कानून है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल, ये एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 इसके अंदर आता है। बाकी एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड के बारे में बता दिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप लोगों से हमेशा डिस्कस करता ही हूँ जब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात आती है, तो एक स्लाइड इसकी भी है। और नेशनल गंगा रिजुवनेशन अथॉरिटी, तो ये इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, कब कब ये बनाई गई है, थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ओके। यूपीएससी जो है उसको लगा कि ग्राउंड वाटर के बारे में या फिर पानी के बारे में लोगों को और ज्यादा पता होना चाहिए, तो 2020 में भी उसके द्वारा भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। उसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया उससे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला गया 36% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट हैं आर क्लासिफाइड एज द ओवर एक्सप्लोइटेड और द क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी मैंने बताया कितना था, 36 था, बताइए चलिए। ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर ये अथॉरिटी, इसके बारे में बात करें तो फॉर्म की जाती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तीसरा बोला गया, इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ठीक है। तो अगर पहला तीसरा आप लोगों को पता है सही है, तो दो तो आप लोग वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। पहला मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला था, ये लगभग 56 बोला था, ना कि 36 आप लोगों को बोला था। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया।
तो इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा में यहाँ पर बताऊँ, वैसे टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो डायरेक्शन दी जाती है, तो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं जो पानी की कंडीशन, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड और सेमी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेड तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर जो है तो एक तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है मोर देन 100%, यानी कि जितना आ रहा है सारा निकाल ले रहे हैं। क्रिटिकल में 90 से 100 तक और 70 से 90 तक, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 56 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से 256 ऑफ ओवर, जो एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है कि यहाँ पर आज के डेट में जो कहानी जो है खराब हो रखी है इसके। ठीक है, और ये जो अथॉरिटी है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ पर बातें बताई जा रही है हमारी कंट्री में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा 39 मिलियन हेक्टेयर, चाइना के अंदर में 19 और यूएसए के अंदर में 17। तो ये याद रखिएगा, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि कौन सबसे ज्यादा पानी धरती में से निकाल रहा है, तो इंडिया, फिर चाइना और फिर यूएसए, और हम लोग सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टार मार्क लगकर रख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये था पूरे कई सारे आर्टिकल का कॉम्बिनेशन जो कि आप लोग के माइंड में अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चन, सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों को, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और इसी के साथ में कहीं डाउट हो तो कमेंट कर आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं। तो इससे आप लोग ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी को बर्बाद नहीं करना है, जल ही जीवन है, ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना और दूसरों को भी बतानी है बातें, ताकि पानी को हम लोग बर्बाद होने से बचा सकें। ठीक है, जैसे जैसे लोगों का नेचर चेंज होता है वैसे वैसे सोसाइटी में भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। यानी कि हम आज की डेट में कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ताना बाना हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि इस इंसान के संस्कार बहुत बड़े हैं। आप लोगों को याद होगा जो अमिताभ बच्चन की मूवी है सूर्यवंशम, उसमें नहीं वो बच्चे के ऊपर इंक छिड़क देता है तो कहता है कि संस्कार बड़े हैं, एक बड़े से भी बड़े हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ डायलॉग बोलता है, तो संस्कार बहुत बड़े हैं इस बच्चे के, मतलब उम्र से ज़्यादा बड़े हैं इसके संस्कार, वो ऐसा कुछ डायलॉग बोलता है। तो इससे पता चलता है कि कैसे परिवार से निकल के आता है। तो आप लोगों को सोसाइटी ऐसी देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। लड़कियों को लेकर हमारी सोच कैसी है, लड़कियों को लेकर हमारी सोसाइटी में व्यवहार कैसा है, जैसी चीज़ें बच्चे सोसाइटी में सीखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने घर पर जो देखते हैं वही आगे चलकर फिर उनके माइंड में रहता है। ठीक है, बच्चा अगर देखेगा कि फादर साहब जो है उसकी मदर को मार रहे हैं तो भी अपनी वाइफ को मारेगा, उसको नॉर्मल लगेगी ये चीज़ यार, उसको कुछ इससे नहीं लगेगा कुछ डिफरेंट हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है पापा ही पीट रहे थे मैंने पीट दिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। पर लेकिन अगर उसको दिखेगा कि कितनी रेस्पेक्ट की जा रही है पापा के द्वारा अपनी बेसिकली वाइफ की, यानी कि उसकी मम्मी की, और पापा अपने पापा मम्मी पापा की कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें देखेगा तो बच्चा वही सीखेगा। तो वो आगे चलकर अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करेगा, बाबा दादी की भी रेस्पेक्ट करेगा, और समाज में उसका इंपैक्ट कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि एक सभ्य समाज के अंदर जो अगर अच्छा समाज आप लोगों को बनाना है तो सभ्य घर होने चाहिए, सभ्य परिवार होने चाहिए, तभी जाकर एक सभ्य समाज बनेगा। क्योंकि एक एक परिवार जुड़ जुड़कर ही एक गांव बनता है, एक एक गांव जुड़कर एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जुड़कर राज्य, और राज्य जुड़कर देश, और इसी तरीके से देश जुड़कर कई सारे हमारी दुनिया बनती है पूरी। तो यही बातें हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कुछ पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें सेक्स रेशियो को लेकर कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो खासकर लड़कियों के फेवर में आप लोग ज्यादा बोल सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हर एक इंसान को घर में लड़का चाहिए, क्यों? क्योंकि वारिस चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से डायनासोर की एक प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर घर में लड़का नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वारिस, समझे, कई बार तो सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि यार घर में वारिस होना चाहिए। हाँ भाई साहब, कहीं मतलब लाखों करोड़ों रुपए की तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर, तो उसका वारिस भी होना चाहिए। तो यार ये फालतू की चीजें, इंसान जो है अकेला आता है अकेला निकल कर जाता है, उसको जिंदगी में इतना करना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना देना चाहिए। अब वो अपनी जिंदगी को कैसे जीनी है उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से हमारी सोसाइटी में चीजें देखने को मिलेगी कि रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि चीजों को इकट्ठा करने में। अच्छा बच्चों के लिए ये करके चले गए, वो करके चले गए। इंडिया ओनली एक ऐसा देश है, भारत हमारा, जिसमें माँ बाप जो है बच्चों को बुढ़ापे तक उनको बच्चा समझते हैं और उनको पालते हैं। अगर लिटरली अगर वो कमा नहीं रहे तो उनको बुढ़ापे तक पाल सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स, ऐसा दम जो है वो ओनली भारतीय माँ बाप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर फॉरेन कंट्री में आप लोग जाओगे तो जैसे उनकी एज जो होती है 17-18 के करीब, उनको जो है लतियाकर घर से बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं अपनी जिंदगी जियो, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ। तो बचपन से ही उनका टेंडेंसी ऐसी रहती है। पर हमारे माँ बाप जो है वो बड़े ही प्यारे से हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या निकल के रहा है
कि लड़का और लड़की में इक्वालिटी अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक स्टडी निकल कर आई है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, उसके द्वारा बोला गया कि जो सन बायसनेस है वो डिक्लाइन हुई है। यानी कि अगर लड़की भी हो जा रही है, किसी को 2 लड़की हो गई है, तो उनको ये नहीं कि हमको लड़का ही चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज अभी यहां पर देखने को मिल रही है। बेबी गर्ल जो है एक तरीके से उनकी संख्या जो पहले कंपेयर में अगर बात करें जो चीजें हुआ करती थी, उनकी संख्या अभी आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो एक, पहले तो आप लोग ये समझिए कि सेक्स रेशियो क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, सेक्स रेशियो का मतलब यहां पर ये होता है कि लड़का और लड़की समाज में उनकी समानता कितनी है। तो सेक्स रेशियो एक रेशियो इसमें मेल और फीमेल को, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। यानी कि 1000 अगर लड़के हैं सोसाइटी में, कितनी लड़कियां 1000 लड़के पे हमारी सोसाइटी में कितनी लड़कियां हैं। तो ये सेक्स रेशियो नापने का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो एक पैरामीटर है। ये जो स्टडी है ये आप लोगों के सामने एक रिसर्च रखती है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर बात करें फीमेल के बारे में तो 4,80,000 यानी कि 4.8 लाख 2010 में आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलती थी। ठीक है, पर लेकिन अभी जो मिसिंग है वो 4.8 लाख है यहाँ पर। यानी कि पहले इतने अबॉर्शन होते थे लड़कियों के, जिनको लड़कियों को घर में ही मार दिया जाता था 2010 में। अभी ये संख्या घट के 4.1 लाख यानी कि घट के अब थोड़ा सा इंप्रूव हुई है। ऐसा तो नहीं कि बहुत इंप्रूव हो गया है। तो मिसिंग जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर कि मिसिंग, यानी कि जो लड़कियों को सेक्स अबॉर्शन करके सेलेक्ट करके उसको पेट में ही मार दिया जाता है इससे पहले कि वो इस धरती पर आए। तो ये बेसिकली आप लोगों को फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये चेक किया गया कि लड़कियों के और जो टेंडेंसी थी वो सोसाइटी में, समाज में अभी चेंज हुई है। और इसका बहुत बड़ा तरीका आप लोग बोल सकते हैं आज के में समाज में, जैसे कई सारी मूवीज ऐसी निकल कर आई। दंगल मूवी ने बहुत सारे लोगों का पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, मैरी कॉम मूवी आप लोग देखते हैं, वो जो निकल कर आई, लड़कियों के ऊपर डायरेक्ट मूवी बन रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, एक टाइम पर ऐसा था कि एक्टर का रोल मूवीज में ज्यादा हुआ करता था। लड़कियों को तो साइड में कोई रोल दे दिया, छोटा सा गाना वाना हो गया, छोटा बहुत सा रोल दिखा दिया, तो वो गाने वाने सुनाकर साइड में कर देते थे। आज की डेट में जो हीरोइन है वो एक मेन कैरेक्टर में वो आप लोगों को दिखाई दे रही है सोसाइटी के अंदर में। तो इसको अंडरस्टैंड करके आने वाली जनरेशन जो है उसको एक सही डायरेक्शन में आगे लेकर चल रही है कि हाँ यार, फीमेल को इस पैटर्न में भी हम लोग समझ सकते हैं, जो कि पहले चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देती थी। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि पहले के कंपेयर में जो अभी सिस्टम सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, तो लड़कियों के पास में उनके रोल मॉडल हैं। यानी कि उनको पता है कि हाँ, ये लड़की ने इस सोसाइटी में, इस समाज में किया है, तो उनको रोल मॉडल की तरीके से लड़कियों के द्वारा देखा जा रहा है। और जो भी यहां पर रोल मॉडल बन जाता है सोसाइटी में, उसको देखकर फिर अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो दूसरे भी यहां पर सोचते हैं यार उसकी लड़की ने ये काम किया है। मैं आप लोगों की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में एक लड़की थी। उसके राज्य के अंदर में था बेसिकली वहां पर लड़कियों को ना तो नौकरी करने का कोई मौका मिलता था और उनको घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता था। तो वहां की एक लड़की ने आरओ का पेपर निकाला। ठीक है, तो उसका पेपर निकालने के बाद में उस लड़की ने मुझे मेल किया कि सर मेरा आरओ में सिलेक्शन हो गया और मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो कि यहां पर बाहर जॉब करने जा रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। उस टाइम पर तो कुछ नहीं था, वो एसएलवी परिवार के साथ में जुड़ी हुई थी। तो फिर उसने यहां तक ये भी बोला कि उसने मेल किया कि सर मैं अपने गांव के प्रधान से आपकी बात कराना चाहती हूं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गांव की लड़कियां बढ़े। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अप्रिशिएट करने लायक अगर माहौल रहे तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती। तो लड़कियां कर सकती है काफी कुछ, बस उनको ऐसा एक अप्रिशिएट करने वाला एक माहौल मिल जाए वहां पर कि तुम ये कर सकते हो। देख, किसी भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है तो कोई आके एक बार बोल देना कि यार तुम ये कर सकते हो, उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा जग जाती है। वो उस काम को सोचता है कि हाँ यार अब कुछ हो चाहे ना हो, ये तो मैं काम करके निकल ही जाऊंगा। पर लेकिन इसके लिए पहले इंसान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो डेटा अभी आप लोगों को निकल कर आ रहा है, अभी अगर बात करूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया, उसमें ये बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो अभी ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का प्रस्तुत जो अभी किया गया था ना 2019, 20, 21 में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर एक जो पहले एक तरीके से खासकर अगर बात करें गैप हाईएस्ट था खासकर कई सारी कम्युनिटी के अंदर में, अभी वो भी आप लोग कम होता हुआ नजर आ रहा है। सेंसस के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर काफी सारे गैप कम हुए हैं और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ये तो एक तरीके से डेटा हो गया जो अभी आप लोगों को मैंने जो बातें की सारी, ठीक है। बाकी रिलीजन वाइज भी काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता था। अगर बात करें हाईएस्ट जो गैप था यहाँ पर वो था सिख कम्युनिटी के अंदर में। 2001 सेंसस के हिसाब से सिख्स जो हैं वहां पर अगर सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो 130 मेल और 100 फीमेल आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर लेकिन 2011 का जो सेंसस आया तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सुधरा और यहाँ पर 121 बॉयज अब 100 गर्ल हो गई। ठीक है, इसी के साथ में अराउंड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से यहाँ पर ये अराउंड 110 है।
क्रिश्चियन फैमिली के अंदर में ये 105 पे 100 लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुस्लिम में 106 पे आप लोगों को 100 देखने को मिलेगी। ये अलग अलग तरीके से डेटा सामने रखा जाता है ताकि रिलीजन का भी इंपैक्ट समझा जा सके कि पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर में लड़कियों को कैसे देखा जा रहा है। तो सारा डेटा आप लोगों के साथ में सिख के अंदर, हिंदूज के अंदर, मुस्लिम के अंदर और क्रिश्चियन के अंदर कि इंडियन पॉपुलेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन का शेयर कैसा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, तो सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। और इसी के साथ में जो मिसिंग गर्ल सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शन होता है तो सिख में कितना होता है, हिंदू में, मुस्लिम में और जो क्रिश्चियन में, वो भी आप लोगों को परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद रखना ये परसेंटेज है, नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको अलग तरीके से मत ले लेना। तो ये ऐसा डेटा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देखते हैं। तो जो गैप है यहां पर, वो गैप को फिल करने की बात की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में लड़कियां जो कि 50% सोसाइटी पॉपुलेशन है उनको हम लोग साथ में लेकर चल सके। तो उसी के चलते इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो अभी यहां पर आप लोगों को थोड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेक्स रेशियो के बारे में अगर बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, पर लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 2011 तक आप लोग देखो कितना ये घटकर यहां पर नीचे आया। तो इनके ऊपर काम किए जा रहे हैं अभी यहाँ पर। इसके चलते हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अभी रिसेंटली जो डेटा है उसमें गांव वाले एरिया को और शहर वाले एरिया को कंपेयर करके दिखाया गया कि कहां पर कितनी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पॉपुलेशन वाइज भी और एक तरीके से बच्चों के हिसाब से भी यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो जो 4वां सर्वे था यहां पर, उसमें आप लोगों को यहां पर शहर और गांव में अगर देखेंगे तो गांव में ज्यादा लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं, पैदा होती हैं एज कंपेयर टू शहर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समझदार होते हैं, यहां पर पढ़े लिखे लोग ही आप लोगों को यहां पर ज्यादा ही काम करते हुए नजर आते हैं, ये डेटा यहां पर बताता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सेक्स अबॉर्शन के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोग देखते हैं यहां पर 927 है गांव में, ठीक है, और इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा शहर में ये आप लोग को 899। यहाँ पर बात की जा रही है कब की, 2000 जो यहाँ पर जो बेसिकली चौथा जो सर्वे था 15-16 में, 19 से 21 में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये डेटा है जो कि एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अगर स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज कोई पूछे आप लोगों से हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है, तो केरला, तमिलनाडु और यहां पर पुदुचेरी में टेरिटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पूछ ले कोई आप लोगों से यहां पर लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ में दमन एंड दीव में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, तो छोटी छोटी बातें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। चैलेंज क्या होता है नॉर्मली अगर आप लोगों से पूछे कि एक समाज में आप लोग रहते हैं कि यहां पर इस चीज हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। एक तो सबसे पहले यहां पर चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैलेंस नहीं हो पाता है कि रिग्रेसिव माइंडसेट है, बच्चे को लेकर ज्यादा प्रेफरेंस रहता है लड़के को सारे स्टेट के अंदर में, ठीक है। केरला वेरला या एक आधे को छोड़ देकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गर्ल के साथ में कई सारी नेगेटिव चीजें हैं। एक तो लड़की को अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, उसको डोवरी देनी है, यानी कि एक तरीके से गर्ल्स यानी कि लड़कियों को लाइबिलिटीज माना जाता है, ये जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट आप लोग बोल सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है कि कोई उधारी है उसको चुकाना है। आप लोग देखते हैं ना, कई बार सुना होगा लड़कियों के घर में शादी नहीं हो रही है अगर, तो कहते हैं माँ बाप कि यहाँ शादी करके हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दें, यानी कि ऐसा लगता है कि लोन ले रखा है वो लोन सर पे से उतारना है। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट है लड़कियों को लेकर, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो यहां पर यह सुधारना पड़ेगा कि लड़कियों को भी लड़कों की तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको लाइबिलिटी ना माना जाए, उनको भी एसेट माना जाए कि हाँ वो भी हमारी प्रॉपर्टी है लड़कों की तरीके से। पर लेकिन लड़कियों को यह माना जाता है कि ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतारकर फेंकनी है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मिसयूज टेक्नोलॉजी का बात करें तो यहां पर बात करें, अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है अल्ट्रासाउंड जो कि सेक्स सिलेक्शन में हेल्प करता है, तो उसका गलत इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है कि पहले ही पता चल जाए गर्भ में कि लड़का है लड़की है। ये पता चल गया कि ये लड़का है तो ठीक है भाई साहब, और अच्छे से खातिरदारी करो औरत की ताकि अच्छा खासा हष्ट पुष्ट शैतान पैदा हो, ठीक है। अगर पता चला लड़की है तो वहां पर उसको बेसिकली गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहां पर, हमारे देश में कानून तो है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए कानून कागजों पे रहते हैं मैक्सिमम टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है। जिस दिन कानून ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे तब यहां पर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो बात की जा रही है यहां पर, अगर हमारी कंट्री में एक कानून के बारे में बात करें जो 1994 का है, मैं ये आर्टिकल आप लोगों से 2022 में डिस्कस कर रहा हूं। 1994 में यहां पर एक ऐसा कानून है जिसको यहां पर प्रीनेटल कंसेप्शन एंड प्रीनेटल यहां पर डिटर्मिनेशन एक्ट लाया गया कि बच्चों का सेक्स सिलेक्शन नहीं करना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है और उसके लिए पेनल्टी भी रखी गई कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन आज तक भी यहां पर इस चीज को लेकर हम लोग रो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हम लोग। रेगुलरली आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती है और ऐसी प्रॉब्लम यहां पर सोसाइटी में लोग जो हैं वो फेस करते हुए नजर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए। और इससे भी बड़ी बात यहां पर बात करते हैं कई बार इलिटरेसी। इलिटरेट वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में जो 15 से लेकर 49 के बीच की बोली जा रही है, हायर फर्टाइल है आज की डेट में देन अगर बात करें लिटरेट वुमेन के।
यानी कि जो पढ़ी लिखी महिला है और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव, जो एक तरीके से बच्चे ज्यादा पैदा किसके पास में हो रहे हैं, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है। जो पढ़ी लिखी महिला है वो क्या कर रही है, वो तो डिसाइड कर लेती है कि 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। आधे तो ये बोलते हैं कि बच्चा एक ही अच्छा, हालांकि 2 भी यहां पर अगर बात करें, अब तो स्टेट गवर्नमेंट भी कई सारी ऐसी है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो आप लोगों को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर मैटरनिटी लीव चाहिए प्रॉपर वे में तो 2 बच्चों तक प्रॉपर वे में चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सोसाइटी का माइंडसेट हो गया सारी चीजों की, इनके ऊपर काम करेंगे तो यहां पर ये माहौल जो है वो आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, वरना आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे आर्टिकल, ये इस तरीके की स्टडी कई बार आप लोगों से कई तरीके से फायदा पहुंचाती है। एक तो अगर आप लोग मान लीजिए हरियाणा से आते हैं, आप लोगों से जरा सी देर में पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। स्कीम तो है पर लेकिन उस स्कीम में इतना पैसा खर्च किया गया एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि रियलिटी में जो स्कीम इंप्लीमेंट करनी थी उसके लिए पैसा ही नहीं है भाई के पास में। तो ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल को कोई भी इनसे पूछे आप लोगों से क्वेश्चन को इनसे रिलेटेड, तो आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ भी डाउट आप लोगों को इसके लेकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, यहाँ पर ये बात की जा रही है सेक्स रेशो के बारे में। ओवरऑल सेक्स रेशो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ है 1951 से, ये स्टेटमेंट बोली गई है। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ है 1951 सेंसस से, ये बात बोली गई है। तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन है पर लेकिन ये एक स्लाइड में इसका आंसर आप लोग दे दोगे। पहले तो आप लोग बताओ इसका आंसर सही क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर स्लाइड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड यहाँ पर क्या बता रही है, चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में बात करें तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो डिक्रीज हुआ है, पर ओवरऑल सेक्स रेशो जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो यार इस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करना है, एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग उसका आंसर देने में सक्षम रहो। यही मेरा एक बेसिक पर्पज है कि आप लोग उसको अच्छे से समझो और उसका सही से आंसर दे सको। फीडबैक जरूर देना यार, कैसा लगा आर्टिकल। अगर कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप लोग पूछ लिया करो और डन लिख दिया करो अगर आप लोगों को लगा है कि समझ में आ गया पूरा ढंग से। अगर समझ में नहीं आया आर्टिकल तो डाउट लिख के आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फीडबैक जरूर दिया करो ताकि यूट्यूब जो है उसको ये इनअप्रोप्रिएट ना लगे वीडियो कि इसमें कुछ नेगेटिव चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो फीडबैक जरूर देते रहा करो। खासकर याद दिला देता हूं एक बार मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है प्रॉपर वे में ये काम भी करते रहो, ठीक है। क्योंकि ये भी जरूरी है यूट्यूब, वरना फिर आप लोगों को पता है कैसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर टैकल करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये माइंड में आ गया होगा। और जिसको खासकर लड़कियों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि लड़कियां जहां पीछे हट जाती हैं बहुत बड़ा रीजन आता है, और लड़कियों को समझनी पड़ेगी लड़कियों की इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम जब अबॉर्शन की बात आती है तो लड़कियों को भी लड़का ही चाहिए, यानी कि औरत जो है वो खुद चाहती है कि उसको एक बेटा पैदा हो, ठीक है। और वही बेटा जो है आगे चलकर फिर क्या करता है वो आप लोग सोसाइटी में देख सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पर भी घर से बाहर निकाल के फेंक दिया माँ बाप को, क्योंकि उनके पास में पेट पालने की जो है बेसिकली रोजी रोटी नहीं थी। अपनी वाइफ को फेंको, बच्चों को फेंको, माँ बाप को क्यों फेंक रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि एक माँ बाप 100 बच्चों को पाल सकता है, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक एक सिनेरियो है सोसाइटी का। आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है किसी को सहमत ना हो, पर लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगता हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में देख लिया। एक ये आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर नेटो के बारे में। नेटो के साथ में इंडिया की भी बात हुई, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी जो कंट्री है उनको सदमे लग जाते हैं, खासकर इंडियन ओशन के अंदर में, कि इंडिया नेटो के साथ में क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो उसके चलते ये काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल बन जाता है। छोटा सा है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, नहीं सच सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर, ठीक है। तो देखने में छोटा है पर लेकिन गंभीर आर्टिकल है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में, आप लोग करेक्ट इसको कर सकते हैं JCPOA 2 के साथ में, ठीक है। तो अभी न्यू दिल्ली यानी कि हमारी कंट्री की फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग हुआ किसके साथ में, नेटो। नेटो क्या है, ये एक ग्रुप है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही नेटो है जिसने यूक्रेन बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने जस्ट बोला था मैं नेटो ज्वाइन कर रहा हूं, पुतिन को इतना गुस्सा आया, पुतिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये वही नेटो है जिसकी वजह से आज की डेट में अगर बात करें, हमेशा जब क्वाड ग्रुप की मीटिंग होती है तो चाइना बोलता है कि इंडिया तो नेटो का पार्ट बनने जा रहा है। तो हमारे सीनियर जो ऑफिशियल हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के यहाँ से सीनियर ऑफिसर, उनके द्वारा यहाँ पर बातें की गई नेटो के साथ में, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जैसे पड़ोस में चाइना की बदतमीजी चल रही है, तो नेटो के साथ में हम लोग कितना मिलकर काम करेंगे उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री ना यार एक बड़ी ही न्यूट्रल टाइप की कंट्री है,
अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, पुराने टाइम पर जब यूएसए और यूएसआर आपस में लड़ रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने नेम बना लिया। नेम मतलब दूर रहेंगे भाई साहब। नॉर्थ एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नॉर्थ अलाइंग मूवमेंट, यानी एक तरीके से मिलना नहीं है किसी के साथ में। हम लोग को अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से इंजॉय करना है। तो हम लोगों ने देखा कि न्यू बोर्न कंट्री है, नए नए अभी यहाँ पर हम लोग जो है आज़ाद हुए हैं, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से इंजॉय करेंगे, तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है, अब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में अपने अपने फायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यूएसए के सामने आकर खड़े हो गए जब रशिया के साथ में रिलेशन की बात करते हैं, हम लोग यूएसए के साथ में जाकर मिल जाते हैं जब चाइना के साथ में रिलेशन की बात करते हैं। तो हम लोग अपने स्टैंड जो है वो किसी कंट्री को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि उसके प्रेशर में आके चेंज कर रहे हैं। यूएसए ने पूरा प्रेशर डाल दिया, पर लेकिन रशिया के अपोजिट में नहीं गए हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी पॉलिसी है कि हम लोग अपना देश जो है अपने हिसाब से चलाएंगे, ना कि किसी के प्रेशर में चलाएंगे। तो ये फिलहाल की गवर्नमेंट की काफ़ी एक अच्छी पॉलिसी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इज्जत भी काफ़ी बढ़ी है, ठीक है। तो इसी के चलते नेटो के साथ में बातें की जा रही है, वरना हम लोग इन सब लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते थे पास्ट में। जब मैं नेटो से पॉलिटिकल डायलॉग के बारे में बात कर रहा हूँ इंडिया के, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बातें हुई है, पास्ट में भी ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ब्रसेल्स में हुआ था, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है 2019 के अंदर में। और ऐसा नहीं है हम ही बातें कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान भी बायलेटरल डायलॉग यहाँ पर कर चुके हैं, नेटो के साथ में यहाँ पर इंगेज हो चुके हैं। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो भाई साहब तुमको मिर्ची क्यों लगी, अब हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बातें करने की। तो यहाँ पर नेटो में एक अच्छी बात मुझे क्या लगती है, उनके अंदर भाईचारा बड़ा अच्छा है। मतलब भाईचारा उनके अंदर ऐसा है कि एक नेटो को अगर आप लोग पीटोगे, नेटो के एक मेंबर को, तो सारे नेटो के मेंबर अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। यानी कि वही डायलॉग जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहुबली की अगर देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, सारे के सारे तलवार लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। वो कंडीशन है नेटो की। तो नेटो जो है पहले था कि यहाँ पर ये रसिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अब फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम पर तो यहाँ पर चाइना को एक तरीके से थ्रेट लेकर चल रहा है। अभी जहाँ पर भी इलेक्शन की बात की जा रही है, यूके के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आते ही चाइनीज कंपनी को हम लोग यहाँ से हटा के भगा देंगे, ठीक है। तो चाइना के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन तैयार किया जा रहा है यूरोपियन कंट्री के अंदर में आज की डेट में, क्योंकि चाइना जो है वो अक्सर कंट्री को डेट ट्रैप में फांस रहा है। इसको कहते हैं कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाना, ठीक है। यानी कि सामने वाले इंसान को पैसे चाहिए, उसको बोले कि पैसे तो दूंगा और कहीं तुझे मिल नहीं रहे हैं तो भाई साहब मैं ना तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दूंगा, यानी कि उसकी कमर तोड़ दो सामने वाले की, और कहीं से मिल नहीं रहे, तुमको ये पता चल गया तुम ही देने वाले हो तो उसका खून चूस लो। तो ये हरकतें चाइना करता है। अब नेटो का अगर व्यू के बारे में बात करें तो डायलॉग विद इंडिया जो है आगे कोऑपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो आने वाले टाइम पर खासकर इंडियन ओशन के अंदर में हम लोग बात करेंगे रीजनल और इसके अलावा भी कि कैसे शांति बनाई जा सकती है। और कल को चाइना अगर बदतमीजी काटता है तो अगर नेटो के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं तो काफ़ी सारा सपोर्ट हम लोग को यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। दुनिया में एक ऐसी कंट्री इजराइल है जो इंडिया को बोलती है, उन्हीं इंडिया का नहीं कहते कि इंडिया के साथ में बिल्कुल लव में है, नहीं कि तुम मरोगे तो हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे। तो हमेशा इजराइल ऐसी बातें करते हैं, कहता है कि कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे हम तुम्हारे साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो वो वाला अगर कोई दोस्त बन जाता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि हम जिएंगे ए मरेंगे ए दोस्त तेरे लिए, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर, और नेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को नेटो के बारे में होना चाहिए, ठीक है। नेटो जो था वो 1949 में यहाँ पर वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर जिसकी लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कंट्री है यहाँ पर जहाँ से आप लोगों को कई बार क्वेश्चन ही पूछाते हैं। ब्रसेल्स आप लोगों को ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोकेशन आप लोग जरूर देख लिया करो। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो अक्सर आप लोगों से उनके एरिया के बारे में वही पूछ लिया जाता है कि लोकेशन के बारे में, ठीक है। अलाइड कंपोनेंट कई देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके अलाइड कई सारे जैसे कि मोन्स बेल्जियम के अंदर में, ठीक है। वैसे हेडक्वार्टर यहाँ पर ही हो गया। इसी के साथ में कुछ कंपाउंड ऑपरेशंस के लिए यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा यहाँ पर बताया गया था एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इनका रहता है शांति बनाकर रखना, कि कोई भी अगर किसी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करे तो जो इसका एक बार मेंबर आ गया तो भाई साहब फिर नहीं देखना किसी को, ठीक है, फिर तो पटक देना है, ठीक है। पॉलिटिकल भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। यहाँ पर मैक्सिमम जो भी कंट्री इसका पार्ट बनी है वो मैक्सिमम आप लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलेगी। तो इससे फायदा क्या रहता है, इससे फायदा रहता है कि जहाँ पर चुनी हुई गवर्नमेंट आती है यहाँ पर उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो उससे देख तरीके से जैसे नहीं आप लोगों से पूछो अगर दुनिया में एक यूरोप के अंदर में एक लोता आज की डेट में डिक्टेटर कौन सी कंट्री है, ठीक है, बताइए। चलिए देखता हूँ कौन बताते हैं यहाँ पर। तो एक अकेला डिक्टेटर वहाँ पर बना बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से कई बार जो है कंडीशन खराब होती है यहाँ पर नजर आती है। आज की डेट में इसके अंदर अगर कोई आप लोगों से मेंबर पूछ बैठे कि नेटो के अंदर टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं, तो टोटल 30 मेंबर हैं, ठीक है।
रिसेंटली कौन सा मेंबर अभी ऐड हुआ है, ताजा ताजा नया नया अभी कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, एक मेंबर का नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पर। आर्टिकल 5 जो रिसेंटली इसका काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, कहता है कि इफ वन मेंबर ऑफ द अलायंस इज अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पर कंसिडर किया जाएगा अटैक ऑन ऑल द मेंबर। यानी कि अगर ये वही आर्टिकल है जो कि कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक इंसान को अगर किसी ने अटैक कर दिया तो इसका मतलब है कि पूरे नेटो के ऊपर अटैक हो गया, तो नेटो उसको पर्सनली ले जाता है और फिर नेटो जो है वो लड़ाई में कूद पड़ता है। वो पावर जो है इसका आर्टिकल 5 देता है नेटो का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है नेटो की, इसलिए नेटो के सारे मेंबर अपने आप को शेर समझते हैं कि हाँ हम तो नेटो का पार्ट बन गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इवन यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा एडवांस जाकर अगर आप लोग देखोगे तो वेस्टर्न जो यूरोप है वो तो यहाँ पर न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है यूएसए के, यानी कि इतने एक्सट्रीम वे पर भी चीजें की जा सकती है। अगर कल को कोई कंडीशन बने कि यहाँ पर कोई सिचुएशन हो तो यहाँ पर न्यूक्लियर तक के चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर पावर तक इस्तेमाल की जा सकती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ऐसी नेटो के साथ में हमारा अलायंस बन जाता है और कल को चाइना कोई बदतमीजी काटता है तो यहाँ पर सोचो कि कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चाइना जो है वो अपने पैजामे से बाहर नहीं जाएगा और एक तरीके से हमारी कंट्री में कभी अरुणाचल प्रदेश में कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में जो बदतमीजी काटता रहता है उसकी वो बदतमीजी भी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा प्रतिबंध लगेगी, ठीक है। तो ये चाइना कई बार बोलता भी यार ये तुम्हारी गलत बात है इंडिया, तुम ना ऐसे देशों के साथ में अपने कनेक्शन बना रहे हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे डर लगने लगा है, ठीक है। तो इतना डर अच्छा है, उन्हें कहते हैं कि वो कहते हैं जैसे कि वो जो बाहुबली मूवी का डायलॉग नहीं है कि इस परिवार की बहू पे इतना गुस्सा अच्छा लगता है, तो चाइना के फेस पर इतना डर अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये बातें हैं बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक मीटिंग रही जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी नेटो, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कोई भी जैसी चीज़ें होती हैं आर्टिकल में कोई इस बात में समझ में नहीं आई तो उसको पूछ लिया कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों से लाखों रुपए लेती है स्पेस की यात्रा कराने के। मैं आप लोगों को फ्री में स्पेस की यात्रा कराऊंगा अभी कुछ सेकंड में। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग के सामने यहाँ पर चंदा मामा से आप लोगों को मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर लेकर चलता हूँ। तो ये है हमारे मंगल ग्रह, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो कुछ ऐसी सतह देखने को मिलती है, जूम कर भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से खड्डे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये इस तरीके की सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे अगर बात करें अपनी जो प्यारी पृथ्वी के बारे में तो आप लोगों को ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो इस तरीके का बिल्कुल सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। ये तो हो गई यहाँ पर इनके बारे में। आप अगर चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं। इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी अगर आप लोगों को देखना है तो वो भी आप लोग यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। ये वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिस पर बैठकर लोगों को तैयार किया जाता है स्पेस में ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कल को चलकर अगर किसी को चांद पर जाना है, कहीं जाना है, तो पहले यहाँ पर एक तरीके से उस इंसान को एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने पूरा स्पेस स्टेशन है। आप लोग बोलोगे कि सर आज क्या हो गया, स्पेस में घुमा रहे हो, स्पेस स्टेशन दिखा रहे हो, ऐसा कोई आर्टिकल आ गया क्या? जी हाँ, एक आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा। यहाँ पर बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा क्या है ये जैसे हमारी कंट्री की इसरो है एक स्पेस की एजेंसी, ऐसे ही यूएसए की स्पेस की एजेंसी है नासा। दुनिया में बड़ा नाम है इसका, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो इसरो है उसका भी कम नाम नहीं है, वो भी यहाँ पर टक्कर देती है आज के डेट में नासा को। तो नासा जो है उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर आर्टेमिस। तो ये फर्स्ट आर्टेमिस के नाम से प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है इसका ये मून के लिए है। यानी कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखा रहा था जो कि मून के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसी मून के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आप लोग यहाँ पर मून के बारे में बातें कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ओके। तो ये तो हमारी पृथ्वी और आप लोगों को पता है पृथ्वी के आसपास में कौन घूमता है, वो आप लोगों को मून दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं आधे भाग पर रोशनी है और आधे भाग पर आप लोगों को अंधेरा नजर आएगा। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में अंधेरा है तो हमारे यहाँ पर दिन निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मून मिशन है ये अभी यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही थी, तो रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, कुछ और मिशंस के बारे में बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का ये बन जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर जब हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी एक अच्छा एरिया है जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जब कोई भी इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं कि हाँ चांद पर किसी चीज को भेजना है,
तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम आप लोग उस चीज़ को चांद पर भेजते हैं, ऐसे पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें स्टार्ट होती हैं और एक पर्टिकुलर लूप के थ्रू ऐसे होती हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो एक जगह पर यहाँ से पहुँचती है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ यूएसए के यहाँ से, तो इस तरीके से चलेगा यहाँ पर, ये इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पर और फिर इस तरीके से यहाँ पर निकलता हुआ, कुछ इस तरीका आप लोगों को यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आर्टेमिस जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नासा का, ये पूरा कैसे कैसे लॉन्च किया जाना है वो वाली पिक्चर आप लोगों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मतलब साइंटिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों को डायरेक्ट। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट वाली बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस मिशन के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? आप लोगों ने अक्सर एक इंसान का नाम सुना होगा कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब। इनके द्वारा बहुत पुराने टाइम पर, यहाँ पर शायद हम में से कोई पैदा भी ना हो उस टाइम पर, 1972 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 1972 में इनके द्वारा ये बेसिकली देखने को मिला था कि यहाँ पर ये जो मिशन था, लास्ट फ्लाइट थी यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर चांद पे कदम रखे गए थे। ये जो फर्स्ट जो ह्यूमन थे यहाँ पर जिनके द्वारा चांद पे कदम रखे गए थे, इसीलिए यहाँ पर कई बार बोलते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जिंदगी में रेस में सबसे आगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले इंसान को तो याद रखते हैं कि पहला इंसान कौन था, सेकंड इंसान को कोई याद नहीं रखता है। बताइए, पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, दूसरे इंसान कौन थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट और सेकंड की। आज की डेट में भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं यूपीएससी के अंदर में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो आप लोग बता दोगे 1 मिनट में किसकी है। सेकंड रैंक अगर पूछूं तो आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। ठीक है, अब पर मतलब कहने का ये है कि एक तरीके से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फर्स्ट इंसान को याद रखते हैं। तो यहाँ पर चांद का जो अपोलो मिशन था, इसका नाम है अपोलो मिशन। अपोलो प्रोग्राम यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पर दुनिया को चौंका दिया गया था इसकी एजेंसी नासा के द्वारा, जिसको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जो इस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट छोड़ा गया था। तो वो प्रोजेक्ट छोड़ा गया था 1972 में, और अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ 2022 में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के 50 साल बाद में छोड़ा जा रहा है। तो यानी कि एक तरीके से इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है कि 50 साल बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर नासा फिर से छोड़ने जा रहा है, जो कि यहाँ पर उसके द्वारा छोड़ा गया था 1972 में। तो इसलिए भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मून के लिए यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर अभी अगस्त के महीने में यहाँ पर इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है? यहाँ पर ये कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर में, वहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इसरो के प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो नॉर्मली कोई भी आप लोगों से पूछे तो आप लोग 1 मिनट में बोल दोगे कि यहाँ पर श्री हरिकोटा से हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। जिस रॉकेट में ये इस मिशन को, मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को फेंक के आने वाले हैं चांद के ऊपर, वो होगा SLS रॉकेट, और जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ओरियन। ठीक है, ORION। तो उस स्पेस क्राफ्ट में यहाँ पर जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा यूएसए के अंदर से, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका सिस्टम होगा जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक जो सिस्टमेटिक वे में चांद की जो है स्टडी करने वाला है। तो ये पर्टिकुलर कई सारे ऐसे सिस्टम जो होते हैं अलग अलग कंट्री के, उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कई बार तो आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है कि मैच करो इसके बारे में कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो किस कंट्री का है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल हम लोग बात करें इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे वहाँ पर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा स्टडी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है अभी न्यूज़ में है, पर लेकिन आगे ये लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में और भी बातें अभी आगे जानने को मिलेगी। पर लेकिन कुछ ऐसी हिस्ट्री जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस किस इंसान ने चांद पर कब कब मिशन भेजे। तो ये इस तरीके की बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें 1959 में सोवियत यूनियन। ठीक है, तो उसका लूना 1 और 2 था, जो कि फर्स्ट रोवर था जो कि चांद के ऊपर जाकर उतरा। इसीलिए कहते हैं कि कोल्ड वार के टाइम पर जब यूएसए और यूएसआर आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें एक ये भी एरिया था कि कौन यहाँ पर स्पेस में सबसे पहले अपने पैर जमाएगा। फिर यहाँ पर जब इनका मिशन ऑलरेडी पहुंच गया तो यूएसए को लगा यार हम तो पीछे रह गए, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो यूएसए ने फिर स्टार्ट किया अपना मिशन स्पेस के लिए। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर ये दोनों थे सिस्टम मिलकर गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर अपोलो 11 मिशन इसका नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एडविन बुज भी थे यहाँ पर, एल्ड्रिन जो कि यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन बने जो कि चांद पर उतरे। ठीक है, आफ्टर 1969 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो है वो सरफेस पर घूमे यहाँ पर, ये बात की जाती है अंटिल 1972 तक।
ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यूएसए के द्वारा रिज्यूम किया गया लूनार एक्सप्लोरेशन, यानी कि चांद की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोटिक मिशन। ये कई सारे मिशन है इनके, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में कि ये कैसा मिशन है, और ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर जब पूछे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मिशन जो है किस तरीके का है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोबोट वगैरह कई बार भेजे जाते हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन से चल रहा है या सोलर सिस्टम से चल रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि माइन्यूट इन्फॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन आप लोग का गलत करा जाती हैं। इस स्लाइड को देखकर ये मत सोचने लगना यार इसमें इंडिया का तो है नहीं है, इंडिया का मैं आप लोगों से अलग से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक काफी बड़ा योगदान है दुनिया को चांद का रास्ता दिखाने में। और यहाँ पर सबसे पहले चांद के ऊपर पानी था, ये हमारी इसरो ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इसके बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो मिशन है ये दुनिया के है, अपने बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मिशन था यहाँ पर, इसका नाम था यहाँ पर क्लेमेंटाइन। ठीक है, तो क्लेमेंटाइन मिशन और इसी के साथ में लूनार प्रोस्पेक्टर, ये 1990 की बात की जा रही है। 2009 में यहाँ पर जो लूनार रिकॉन्सेंस, ठीक है, ऑर्बिटर LOR और इसी के साथ में लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन और जो सेंसिंग सैटेलाइट भेजा गया जिसे LCROSS, ठीक है, तो ये बोला गया नासा के द्वारा। फिर यहाँ पर स्टार्ट किया गया आर्टेमिस, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये अभी स्टार्ट किया गया पर लेकिन लॉन्च किए जा रहे हैं अब, यानी कि जब कोई मिशन लॉन्च करना होता है तो कई साल पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में आगे लेकर चलनी है तो एक टाइम से पहले आप लोगों को चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा लगभग 1.5 से 2 साल आप लोगों का एक प्रोसीजर कंप्लीट होने में लगता है। फॉर्म निकलने के बाद में उससे पहले तैयारी करनी है, फिर यहाँ पर फाइनल इंटरव्यू होने के बाद में उसके बाद में मेरिट लगती है, सब चीजें एक पूरा 1.5 साल पूरा प्रोसीजर आप लोगों का यहाँ पर खपता है इसके अंदर में। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि पुराना ढंग से क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, जो आप लोगों को रास्ता दिखाएं कि कैसे आप लोगों को अपना मिशन लॉन्च करना है। तो ऐसे यहाँ पर काफी लंबे समय पहले ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ग्रेविटी रिकवरी और इसी के साथ में यहाँ पर इंटीरियर लेबोरेटरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चाइना का जो है यहाँ पर 2 रोवर है यहाँ पर सरफेस पर, जो अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिले 2019 में, जो कि यहाँ पर फार साइड पर लैंड किए, यानी कि अब तक जो थे वहां पर उस साइड पे लैंड कर रहे थे जो कि पृथ्वी से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर अपनी पृथ्वी हो गई और यहाँ पर चांद हो गया, तो हम लोगों ने जाकर यहाँ पर अपना एक तरीके से पंडाल लगा लिया, बैठ के अपना पार्टी कर रहे हैं। पर लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना यहाँ पर गया, कहा कि मैं वहां पर जाकर अपना पंडाल लगाऊंगा, यहाँ पर पार्टी करेंगे, यहाँ पर केक काटेंगे हम लोग जाकर। तो ये फार साइड का जो प्रोजेक्ट था ये चाइना का था दुनिया में पहली बार, तो इसलिए भी यहाँ पर इसकी कई सारी बातें के ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, तो ये तो थी दुनिया की कहानी जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई अपनी जुबानी। अब बात करते हैं इसरो की महान गाथा। हमारी कंट्री भी कोई पीछे नहीं है। 2007 में हमारे द्वारा यहाँ पर शानदार मिशन छोड़ा गया रसिया के साथ मिलकर, यानी कि इसरो हमारी कंट्री की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रसिया की रोस्कोसमोस के साथ में मिलकर म्यूचुअल कोऑपरेशन में, म्यूचुअल होता है कि मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर हमारे द्वारा ये मिशन छोड़ा गया और कंफर्म किया गया कि पानी है चांद के ऊपर। इससे क्या होता है, जब इंसान को पता चल जाए कि यार यहाँ पर पानी है तो फायदा उससे ये होता है कि इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहां पर पानी होगा वहां पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई सारे एविडेंस यहाँ पर लाए उसके बारे में, लावा का फ्लो वहां पर हो रहा है लूनार के सरफेस के ऊपर, किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक्टिविटीज देखने को मिलती है, फोल्ड्स और फ्रैक्चर्स जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इंटीरियर टेक्टोनिक्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2007 में छोड़ा गया। 2007 में जो चंद्रयान मिशन यहां पर छोड़ा गया इसरो का, तो इसके बाद में फिर रिसेंटली अभी हम लोगों ने चंद्रयान 2 छोड़ा। चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 1 में क्या डिफरेंस था, चंद्रयान 1 जो था वो ये कर रहा था कि चांद के पास में जाके उसके ऑर्बिटर में घूमेगा आराम से हमारा ग्रह, उसके हमारा सैटेलाइट, और उसके बारे में यहां पर स्टडी करेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है चंद्रयान 2 के बारे में, हम लोगों ने कोशिश की थी कि सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाए। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, मान लीजिए आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो घर है वो 2 माले का घर है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 माले का घर है यहाँ पर, एक तो माला ये हो गया और मतलब 3 माले का लगा लो चलो आप लोग, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये सेकंड और ये थर्ड। आप लोग यहाँ 3rd फ्लोर पे हो, 3rd फ्लोर से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कोई बेसिकली यहाँ पर एक गद्दा है और वो गद्दा जो है आप लोगों को फेंकना है नीचे, ताकि आप लोग उसको बाहर ले जाएं या फिर जो भी आप लोगों को उसका इस्तेमाल करना है। एक तो आप लोगों ने गद्दा फेंक दिया और धड़ाम आकर यहाँ पर पड़ा सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक तो वो तरीका है, वो तो गद्दा था। पर लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलने लगूँ कि आप लोगों को यहाँ से रेफ्रिजरेटर फेंकना है तो क्या होगा, उसकी खस्ता हालत हो जाएगी, वो रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली डब्बा बन जाएगा। पर लेकिन अगर बोले कि वो रेफ्रिजरेटर लटका कर आराम आराम से छोड़ना है और आकर जमीन पर रख जाएगा वो, ठीक है, तो ये हार्ड लैंडिंग होती है कि जाकर टकराए, और ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग की जहां पर है वहां पर जाकर रखा जाए, ठीक है।
तो जब यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया तो उसमें हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, पर लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग वहाँ पर नहीं करा पाए, क्योंकि हम लोग इतने प्रिसीजन वे में यहाँ पर काम नहीं कर पाए और हार्ड लैंडिंग वहाँ पर हो गई, यानी कि हमारा टप्पा खाया, जैसे कि गेंद टप्पा खाती है ऐसे हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर जाकर टप्पा खाया। और यहाँ पर जो इसका पर्टिकुलर सिस्टम था जो लैंडर का, वो लैंडर यहाँ पर टूट गया, यानी कि लैंडर के अंदर आप लोगों को रोवर देखने को मिल रहा था जो कि यहाँ पर टूट गए, और हमारा आधा मिशन सक्सेसफुल हुआ जो कि ऑर्बिटर, यानी कि पहले यहाँ पर सिस्टम में एक तो ऑर्बिटर था जो कि चांद के ऊपर चारों ओर साइड में चक्कर लगाएगा, वो तो काम कर रहा है आसानी से, पर लेकिन जो लैंडर था जो कि जमीन पर जाकर लैंड करेगा, और रोवर जो था जो कि जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया कि वो सरफेस पे जाकर घूमेगा, तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए, उसके फरकच्चे उड़ गए। तो याद रखिएगा इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। लैंडर का नाम विक्रम दिया गया था, विक्रम साराभाई के नाम पर। इसी के साथ में रोवर का नाम जो दिया गया था उसका नाम प्रज्ञान दिया गया था, तो रोवर प्रज्ञान, और इसी के साथ में इसके अंदर था विक्रम, जो विक्रम लैंडर के अंदर था रोवर प्रज्ञान। तो ये हमारा जो मिशन था ये यहाँ पर हाफ सक्सेस यहाँ पर हालांकि बोला गया, पर लेकिन फिर भी एक अच्छी ट्राई आप लोग बोल सकते हैं इसरो के द्वारा जो यहाँ पर की गई। और ये इंडिपेंडेंट तरीके से जब कोई इंसान ट्राई करता है तो वो सैल्यूट करने वाली बात होती है, ना कि पीछे हाथ खींचने वाली बात। इसरो के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो लुनार मिशन, ये चंद्रयान 3 अभी यहाँ पर इसके लिए हम लोग तैयार हो गए। जैसे ही यहाँ पर सेकंड हुआ था तुरंत यहाँ पर थर्ड के बारे में हम लोगों ने बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हवा में कोई भी स्पेस का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च नहीं किया जाता है, जरा सी चीज़ों में सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप लोग ये सोचो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर। मान लीजिए एक फ्लाइट में आप लोग आ रहे हैं और आप लोग जो है यूएसए से इंडिया के अंदर कोई फ्लाइट है उसमें आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आप लोग चल रहे हैं पर्टिकुलर एरिया से यूएसए से, ठीक है। आप लोग यूएसए से आए यहाँ पर, एक कहाँ गया यूएसए, गायब हो गया भाई ये है यूएसए, ठीक है। तो यूएसए से आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों को इंडिया के अंदर आना है, यानी कि यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई। पर लेकिन सोचो अगर यूएसए से अगर जरा सा भी उसका नोक जो है उसका जहाज का हल्का सा इधर को मुड़ जाए इधर के कंपेयर में, तो आप लोग सीधे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर उतरोगे। तो यानी कि जरा सा एंगल भी चेंज होने से जो हवाई जहाज की जो जर्नी है वो कहीं पर से कहीं पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सोचो कि कितना शानदार तरीके से चीज़ों को जरा सी माइन्यूट चीज़ों को काउंट कर यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या क्या देखा हम लोगों ने कि कौन सा मिशन यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में बात की। इसी के साथ में अपोलो मिशन के बारे में भी हम लोगों ने कुछ यहाँ पर बातें कर ली जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया में कौन कौन से मिशन है, हमारी कंट्री के कौन कौन से यहाँ पर मिशन आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। भी कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने से आप लोगों से पीछे नहीं हटती है। तो साइंस एंड टेक से कई सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कैसेनी, जो बेसिकली हाइगेंस। तो कैसेनी हाइगेंस के बारे में बात की जा रही है। स्पेस क्राफ्ट है यहाँ पर, ये सारे स्पेस क्राफ्ट हैं और इसके सामने पर्पज था इनका, वो पर्पज बोला गया है। तो तीनों को मैच करना है और सही आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे कैसेनी हाइगेंस जो है यहाँ पर ये वीनस के लिए था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो एक तरीके से शुक्र बोल सकते हैं। तो शुक्र के बारे में यहाँ पर बात करने की बात की जा रही थी और इसी के साथ में अर्थ के बारे में भी डेटा इकट्ठा करने की बात की गई। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है किसकी स्पेस एजेंसी के प्रोजेक्ट थे, ठीक है। इसी के साथ में मैसेंजर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये था किसके लिए, ये था मरकरी, यानी कि एक तरीके से बुध ग्रह के लिए, ठीक है। तो मरकरी के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा विएजर, ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट और सेकंड था यहाँ पर, ये सोलर आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने की यहाँ पर बात की गई, ये बोला गया है। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोगों को बताना है। इससे यहाँ पर ये ऐसे नहीं कि अभी पूछ ले गए आगे नहीं पूछे जाएंगे। यूपीएससी क्या करती है, कई बार टॉपिक आप लोगों से रिपीट कराती रहती है, ठीक है। तो टॉपिक अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि कई सारी चीजें जो हैं वो आप लोग क्लियर होगी। तो टॉपिक पर आप लोगों का फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ओके। आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका है बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो मिशन था ये सैटर्न के लिए था, यानी कि शनि ग्रह के लिए आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो मिशन था यहाँ पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से लॉन्च किया गया था। इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में इनकी स्पेस एजेंसी के नाम आप लोगों को बताने, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है। और होमवर्क जो है मैंने आप लोगों को दिए थे, तो कई सारे बच्चों ने अच्छे से होमवर्क कंप्लीट किया, अच्छा लगा मुझे। और मुझे तो अच्छा लगा ही लगा, जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया उनके द्वारा बोला गया सर हमको काफ़ी अच्छा लगा होमवर्क कंप्लीट करके। क्योंकि जब कोई काम आप लोग टारगेट दिया जाता है ना और आप लोग उसको अचीव कर लेते हो, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर एक अच्छी सी एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो अप्रिशिएट करेगी आप लोगों को कि हाँ आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसलिए हमेशा आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लिया। तो आज कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर भी अब आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कई सारी न्यूज़ आप लोगों के सामने आएगी। ये जो न्यूज़ है ये एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जिसको GEM के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं।
बोला गया कि फिलहाल के टाइम पर अगर फोकस किया जाए जो भी ग्लोबल लेवल पर फोसिल फ्यूल जो जलाए जाते हैं, यानी कि जो भी जैविक ईंधन जो जलाए जा रहे हैं यहाँ पर, वो नियरली हाफ ऑफ द प्लानट को जो वो इसीलिए गर्म कर रहे हैं, जिसमें से मीथेन यानी कि CH4 निकल रही है। ये 30% फोसिल फ्यूल जो कंपनी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां से निकल कर आ रही है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आधे में राम और आधे में गाम। तो इसी के लिए यहाँ पर 30% जो कंपनी है वो 50% चीजें लिए बैठी हैं, और जहां से मैथेन निकल रही है, और ये मैथेन जो है वो गर्म कर रही है पृथ्वी को। आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप लोग CO2 बोलते हैं, जब वो इन्वायरमेंट में निकलती है वो गर्म करती है, पर लेकिन जो मैथेन होती है वो लगभग 80 गुना उसके कंपेयर में गर्म कर देती है। ये 80 टाइम यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होती है मैथेन। इसलिए बोलते हैं अगर मैथेन निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में, तो वो जरा सी देर में पूरे उसको खत्म कर डालेगी प्लानट को। तो इसके चलते यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया है। तो ये अभी मैथेन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर निकलनी हो गई है। तो इसको कैसे रोका जाए, इसमें अभी एक ग्लोबल लेवल पर प्लेज भी ली गई थी, जिसमें USA और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बोला था, और इंडिया को भी फोर्स कर रहे थे कि भाई साहब आप भी इसका पार्ट बन जाओ। तो GM जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम ये है कि कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करना है वर्ल्ड वाइड क्लीन एनर्जी को लेकर, यानी कि साफ सुथरी एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। और ये रेस्पॉन्सिबल भी है 30% ऑफ ग्लोबल जो भी यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है, ये मेथेन वगैरह इनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में ये यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट डाल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले अगर आप लोग देखोगे जिंदगी लोगों की बड़ी मस्त थी, खाते थे पीते थे मजे में सोते थे, पर लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई, और आज की डेट में सारी चीज़ें मशीनों से बन रही है। वो मशीनें बिजली से चल रही हैं, बिजली कोयले से बन रही है बेसिकली। इसी के साथ में जो यहाँ पर बहुत सारी मशीनें जो हैं, जैसे कि आज के लिए में भी बहुत सारी जगह हम लोग कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखकर कैसे सुधारना है वो यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो उसके बारे में है इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है NMDRFC के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कोऑपरेशन। तो नाम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो माइनॉरिटी होती है, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उनके विकास के बारे में बात की जा रही है, और उनसे रिलेटेड फाइनेंस यानी कि जो वित्तीय उसके बारे में बात की जा रही है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इसको बेसिकली रेटिंग A यानी कि स्टेबल दिया गया है एक रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है CARE, इसके द्वारा। अगर बात करूं NMDFC के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये नॉन फॉर प्रॉफिट एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल लेवल अपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, और डिफाइन किया जाता है यहाँ पर इसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कल को अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई भी एक इनकम जनरेशन के बारे में बात करता है, एक सपोर्ट के बारे में बात करता है, तो यहाँ से वो इनकम जनरेशन या फिर वो सपोर्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बातें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी देकर जाएगी, और इसके बारे में आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं। कोई भी और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसको बताना और उसको दूर किया जाएगा। फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। तो यहाँ पर मैं एक अनाथ के बारे में बात करूँगा। आप लोग बोलोगे सर पिक्चर तो बेसिकली उसकी लगा रखी है एक तरीके से खेती बाड़ी की। तो यहाँ पर मैं ऑर्फन क्रॉप के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, यानी कि अनाथ फसलें। ऑर्फन क्रॉप्स जो होती हैं वो होते हैं जिनको कई बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और एक तरीके से अंडर यूटिलाइज आप लोग बोल सकते हैं। ऐसी क्रॉप्स को ऑर्फन क्रॉप बोलते हैं। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा फूड और इंडस्ट्रियल यूजेज में देखने को नजर आएगी, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, नट्स, इनको आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक फंडिंग नहीं मिल पाती है, प्रॉपर अंडर डेवलप रहती है इनकी जो चेन रहती है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं रहती है। उस पर्टिकुलर फसल को यहाँ पर ऑर्फन कैटेगरी में यहाँ पर रख दिया जाता है। ये कंसिडर किया जाता है ऑर्फन। ग्लोबल स्केल पर ज़्यादा ये अपनी रिप्रेजेंट नहीं दिखा देते हैं, कोई ऐसे निश नहीं इनकी बन पाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया में, सब साहारन अफ्रीका में मिलेट्स जो हैं, ठीक है, तो डाइटरी स्टेपल फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो कई सारी ऐसी फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, ऐसी फसल है जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं है और उनको काफ़ी इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्फन क्रॉप्स की बात यहाँ पर की जा रही है, उनको ऑर्फन बोल देते हैं, ये कोई जानता ही नहीं इनके बारे में ज़्यादा। ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्पेस के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और बात की जा रही है RISAT-2 के बारे में। बेसिकली इसरो के द्वारा यहाँ पर RISAT-2 सैटेलाइट जो है वो मैनेज किया जा रहा था, पर लेकिन अभी रिसेंटली वो अनकंट्रोल हो गया
और यहाँ पर वो री एंट्री कर गया अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडोनेशिया के बेसिकली आई थिंक जकार्ता के पास में जाकर यहाँ पर ये गिरा, जिसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया। जो यहाँ पर ये वर्ड है यहाँ पर RISAT, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो ये R से रडार, I से इमेजिंग सैटेलाइट। तो रडार इमेजिंग जो सैटेलाइट है यहाँ पर ये, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पार्ट था यहाँ पर RISAT प्रोग्राम इसरो का, और यहाँ पर ये लगभग 300 किलोग्राम का था, जो कि यहाँ पर एक तरह लॉन्च किया गया था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C12 के द्वारा 2009 में। नॉर्मल तरीके से आप लोग देखोगे जो सैटेलाइट होते हैं उनकी जो रेंज रहती है, जो लाइफ ड्यूरेशन रहता है, वो भी लगभग 10 से 15 साल के करीब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वैसे भी आप लोग देखते हैं ये सैटेलाइट है, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार जो बेसिकली इसके साथ में इक्विप्ड था और अर्थ के जो सरफेस की पिक्चर ले सकता था दिन और रात दोनों टाइम पे, ठीक है। और इसी के साथ में अंडर क्लाउडी कंडीशन में भी एक अच्छी खासी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता था। इसकी हेल्प से यहाँ पर राउंड द क्लॉक सर्विलेंस किया जाता था, यहाँ पर जहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, टेरर पर भी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पर भी इवन ध्यान रखा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था जो कि यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। अभी यहाँ पर इसके लिए दिक्कत देखने को मिली जिसकी वजह से न्यूज़ में था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो इसरो के द्वारा कोई भी सिस्टम लॉन्च किया जाता है उसका पर्पज रहता है शांति के लिए, स्वभाव एक तरीके से जनता को उससे फायदा हो। और जो डीआरडीओ काम करता है वो काम करता है बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट, जो आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा सकता है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो चीफ गेस्ट हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस पर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 8 से लेके 10 तक का। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। पर्सन इन न्यूज़ में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है महात्मा गांधी जी का जब आवागमन हुआ था यहाँ पर देश के अंदर में, तो उसके सेलिब्रेशन में हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। किस डेट में इंडिया में आए थे और किस लोकेशन पर आकर वो लैंड हुए थे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। मैरी टाइम जो पार्टनरशिप एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बारे में, जो कि बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, नाम याद रखिएगा यहाँ पर श्याम शरण नेगी। तो ये रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, 106 साल की एज में इनकी डेथ हुई हिमाचल प्रदेश में। जब भी इलेक्शन होते थे हिमाचल प्रदेश में हमेशा इनका नाम सामने आता था, तो इनके बारे में याद रखिएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है जिनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार, वो रिसेंटली अभी विजिट पर थे जापान की, तो ये जापान की विजिट पर गए। तो यहाँ पर जो आप लोगों से पूछा सकता है किसके द्वारा विजिट किया गया, तो नेवल जो स्टाफ के चीफ है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, बात की जा रही है IPPB के बारे में। तो इसके द्वारा फर्स्ट फ्लोटिंग जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यहाँ पर लगाया गया डल लेक श्रीनगर के अंदर में। डल लेक जो है वो श्रीनगर के अंदर में है, और फ्लोटिंग जो कैंप है यहाँ पर बेसिकली काम किया जाता है कि एक तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को बताया जा सके कि कैसे आप लोगों को जो फाइनेंस वगैरह उसको कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, कैसे इस तरीके से आप लोगों को क्या क्या गवर्नमेंट जो है बैंक जो है आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सब चीज़ें, ताकि लोग जो हैं अपने काम धंधे को और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकें। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में लंदन में, ये नवंबर 7 से लेकर 9 तक का। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए बन सकती है। कौन है टूरिज्म मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो 5 को सेलिब्रेट किया गया, ये डिस्कस किया था मैंने। और सुनामी जो है 2004 में यहाँ पर काफ़ी खतरनाक देखने को मिली थी इंडियन ओशन में, तब से यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे आप लोगों के सामने नजर आता है। ओके, क्वेश्चन है, पार्टिसिपेट करो, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है किस शेड्यूल के अंदर संविधान के अंदर में पुलिस एंड पब्लिक जो ऑर्डर के बारे में बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसी इंक्लूड की जाती है आर्टिकल 246 यानी कि 246 के अंदर में। ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है किस शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, फर्स्ट, 4th, 6th या फिर 7th। अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं और कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली स्ट्रीट। ये आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जब वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्त्री ये मनोरक जो परियोजना या फिर प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्त्री यानी कि जो वुमेन होती है, ठीक है, तो उनकी जो मनोरक्षा होती है उसके बारे में बात करिए। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है वो भी आप लोगों के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। वुमेन जो एक तरीके से यहाँ पर मेंटल इंपावरमेंट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी ऑफ द पब्लिक प्लेस पर या फिर वर्क प्लेस पर, या फिर वुमेन हेल्थ के बारे में, तो ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर देना है, और इसके बारे में तो आप लोग लिख भी सकते हैं अगर आंसर राइटिंग के लिए कोई आ जाए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर में कंट्री का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन चलाया गया, जिससे कि यहाँ पर हनी जो है वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का सोर्स यहाँ पर मिल सके। तो मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम है सुप्रिया जाटव। उनके द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर गेम से रिलेटेड है, यहाँ पर ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार, ये आप लोगों को बताना है। सीसेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और इसका जो आंसर है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। बात की जा रही है साउथ ईस्ट नदी या फिर रिवर के बारे में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की रिवर अभी यहाँ पर कवर की जा रही है, ऐसे ऐसे आप लोगों को अलग अलग एरिया की रिवर कवर करूंगा। लगभग 252 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी के बारे में हिंदी और इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। तो प्लेस इन न्यूज में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। वोकैबुलरी भी आप लोगों को बताऊंगा, तब तक आप लोगों को एक बार क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है 7th शेड्यूल में आप लोगों को चीजें नजर आएंगी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा उसमें सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी में यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 246 में, यानी कि अनुच्छेद 246 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कैसे वुमेन की जो मेंटल हेल्थ उनको हम लोग सुधार सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये प्रोग्राम है, ताकि वुमेन को और ज्यादा एम्पावर किया जा सके। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये मोबाइल वैन जो है ये गाजियाबाद वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और उसमें भी पर्टिकुलर अगर बात करेंगे तो गाजियाबाद में जो लोनी वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा, खासकर एनसीआर वाले रीजन में, ठीक है। तो एनसीआर वाले छोरे एनसीआर के, ठीक है। अभी देखा हसल जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें, तो एनसीआर के छोरे जीत कर आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये इनके द्वारा अभी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है, और मध्य प्रदेश से यहाँ पर ये बेसिकली आते हैं। कराटे चैंपियनशिप चल रही थी बेसिकली, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा मेडल जीता गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी है, इसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब आप लोगों से बात करूंगा वोकैबुलरी के बारे में, जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आज के एसएलवी कमांडो हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर काफी डिटेल में खुशी के द्वारा आंसर दिए गए, काफी खुश होकर आंसर देती हैं यहाँ पर। ये आप लोगों ने देखा होगा, इनके आंसर काफी डिटेल में रहते हैं, तसल्ली के साथ में और सिस्टमेटिक वे में, टाइम स्टैम्प के साथ में। तो इसको कहते हैं सही तरीके से आंसर को देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो पूछा गया था वो भी यहाँ पर अच्छे से इनके द्वारा जो चीजें बताई गई सारी, ठीक है। ये है आज का वोकैबुलरी, जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं इनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना होता है। कई सारे इंटरेस्टिंग शब्द आप लोगों के लिए रहते हैं, ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सको, और साथ ही साथ में अपने स्पीकिंग का जो है स्टैंडर्ड वो भी आप लोग इंप्रूव करो। उसी के चलते ये वोकैबुलरी आप लोगों के सामने आती है। ये इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पर ज़िनोफोबिया, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि ऐसे इंसान से डरना जो किसी दूसरे एरिया से आता है यहाँ पर निकल कर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग देश से लोग अलग अलग एरिया में आते हैं, तो इनके बारे में बातें की जाती है। तो ये शब्द तो न्यूज़पेपर में रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये शब्द है यहाँ पर इगैलिटेरिया, बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सामाजिक लेवल पर एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि इक्वलिटी के बारे में बात करती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके के शब्द भी आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कई सारे न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है मोकी। ये आप लोगों को अंधेरा या फिर डार्क या क्लाउडी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, या फिर डर्टी भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट टू सी, जहां पर देखा ना जा सके, ठीक है। तो ये इस तरीके के शब्द जो होते हैं इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो तो याद रख पाओगे। नेक्स्ट जो शब्द है यह वेसिलेट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको एक चीज में छूट देना, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन भी आप लोग बोल सकते हैं कि चीज को घटाना, ठीक है, घटना या बढ़ना बोल सकते हैं आप लोग इस तरीके से। यानी कि फिक्स न होना भी आप लोग बोल सकते हैं इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है ये एग्जोर्ट, यानी कि एक तरीके से समझाना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली एनकरेज करना किसी चीज को कुछ करने के लिए। तो ये शब्द भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा लगा जरूर बताएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में, और यहाँ पर कभी भी कोई डाउट हो तो आप लोगों को उसको क्लियर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन जो यहाँ पर एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा पूछा गया, सोचा इसका आंसर दूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं वहां पर जहां पर वो सर्विस आप लोगों को फ्री मिलती है। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर उस सर्विस के लिए पैसे नहीं देते हैं और बेसिकली उसके मांगे जाते हैं, हालांकि वो करप्शन होता है, उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर 2000 रुपये नहीं दिए गए। अगर डियर आप लोगों के हाथ में अभी रिसेंट पावर नहीं है कोई, तो आप लोग इस तरीके की कंडीशन में न पड़ो। अगर लग रहा है पैसे देने पड़ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिबरल हो जाइए। पर लेकिन जैसे आप लोग पोजीशन में आते हैं कि यहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है कुछ भी इस तरीके से, पर फिलहाल के टाइम पर जरूरी है कि आप लोगों के हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर उन्होंने फेल कर दिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बातें आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, जरा जरा सी जगह करप्शन होता हुआ नजर आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ करना भी चाहते हैं तो आप पैसे दे दो उनको, किसी तरीके से रिकॉर्डिंग कर लो और यहाँ पर बेसिकली रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर उसका किसी न किसी तरीके से उसके बारे में कंप्लेन करो। अगर आप लोग उस कॉलेज या स्कूल को छोड़कर जा रहे हो, आप लोगों को फिर आगे काम नहीं पड़ने वाला है, तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों के हाथ में डिग्री रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, पहले अपना वो काम निकालो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों के हाथ में नहीं है। मिसबिहेव के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं बहुत सारे इशू, जब तक आप लोगों के पास में कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखना। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो में जाकर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।